अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ एक कन्फ्यूजन से हो रहा है। अच्छा, वो कन्फ्यूजन अजीब सा ही कुछ मामला लग रहा है मुझे। वो क्या? 5000 के नोट? नहीं, 5000 के नोट पे तो कन्फ्यूजन खैर छोड़ दें, वो तो क्लियर हो गया कि नहीं बंद हो रहा है, वरना मेरे पास तो गड्डियाँ पड़ी हुई थी। कार्रवाई है इस मुल्क में हो सकती है, लेकिन एनीवे चलें। नहीं, मैं जो चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि कल जब मैंने अखबार पढ़ा सुबह आकर और आज जब मैंने अखबार पढ़ा सुबह आकर, तो उसमें दोनों में सेम खबरें हैं बिल्कुल। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान, ये कल भी था। ये बिल देने वाले लोग मोटरसाइकिलें बेच रहे हैं, ये भी कल भी था। साइफर मामले पे मखसूस नज़र है हमारी अमेरिका, ये भी कल था। सारी कल वाली खबरें छाप दी। एशिया कप में भारतीय टीम की डेट देख लें, एक सेकंड, डेट देख लें। डेट क्या है? कल का अखबार है ये, जुमेरात 20 सफर अल मुजफ्फर। कल का है वैस, कल का अखबार है। आप माजी में चल रहे हैं, बल्कि आप माजी में रह गए हैं, वापस आए। नहीं तो आज का अखबार आया नहीं है तो मुझे किसी ने ये कल का अखबार चिपका दिया, तो आपने भी और मैं अपना आके आराम से मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा अरे यार वाह वाह वाह, सारी बातें और उसके ऊपर लिखी भी सारी जो है वो वैसे तो कल की खबरों में और आज की खबरों में कोई बहुत बस ये 19-20 का फर्क है नाज़रीन। हाँ, हरकतें, काम, हालात, वाक़यात सब वही हैं, लेकिन बेसिकली मैं तो आजकल की बात कर रहे हैं, महीने और आज के पिछले महीने और अभी के महीने में भी तकरीबन सालों की खबरें वैसा ही हैं। बेसिकली हुआ क्या, बताएं। कि मैंने तारीख नहीं देखी, आपने अखबार उठा माजी में रह गया। और यही चीज हमारी कौम का मसला है, हम तारीख पढ़ते नहीं है और हम माजी में रह गए। हमारे सारे मसाइल वही हैं जो 50 साल पहले थे, आज भी वही मसाइल हैं। हमारी सारी हरकतें वही हैं जो 50 साल पहले थी, आज भी वही हैं। हम सब माजी में रह गए, हम सब फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे, आगे के बारे में सोच ही नहीं रहे कि दुनिया जा कहाँ रही है, दुनिया में तब्दीलियाँ क्या आ रही हैं, दुनिया किस रुख पर है, हम वो नहीं देख रहे। अगर दुनिया एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रही है, हम वही खेतों में हल चला रहे हैं, अभी तक वही कर रहे हैं, हम नहीं सोच रहे क्या हो रहा है। अगर दुनिया वो जो मामला चल रहा है मार्केट्स बंद करने का, मार्केट बंद भाई कल हमें सुनने को मिला, मार्केट बंद करने का मसला चल रहा है कि भाई मगरिब के वक्त मार्केटें बंद कर देनी चाहिए। और उसके ऊपर जाहिर है जो जितने भी ताजिर हैं वो नहीं मान रहे होते और हमेशा बहस चल रही होती है हुकूमत में और मार्केट वालों में। कल मैं एक एपिसोड देख रहा था, एक प्रोग्राम बड़ा मशहूर, आप सबको याद होगा, लूज टॉक। मोइन अख्तर और अनवर मकसूद साहब, ये दोनों लोग इंटरव्यू, बातचीत चल रही है और ये कितने सालों पुराना प्रोग्राम है। उसके अंदर बहस क्या हो रही थी, अनवर मकसूद साहब कह रहे हैं भाई मार्केटें जल्दी बंद कर लो, और मोइन अख्तर साहब एक दुकानदार बने हुए जो कह रहे हैं नहीं भाई मैं तो बंद नहीं करूंगा मार्केटें, और मैं 8 बजे बंद कर दूं, कर लो जो करना है। इतने सालों पहले भी यही बात हो रही थी, आज भी यही बात हो रही थी। कुछ नहीं इम्प्लीमेंट होता, बस बातें होती हैं, कहानियां होती हैं, माजी होता है, कोई मुस्तकबिल नहीं होता। बिल्कुल कोई मुस्तकबिल नहीं होता। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज इसी मुद्दे पर सुबह 7:30 पौने 8 बजे मैंने जब ट्विटर खोला, जाहिर है ट्विटर से तो आगाज़ कर रहा है ना दिन का, ट्विटर खोला तो उस पर जो PTI के साबिक वफाकी वजीर तवानाई रह चुके हैं हमाद अजहर साहब, उन्होंने 2 पॉइंट्स निकाल के उसमें ट्वीट किए हुए थे। उन्होंने कहा कि जल्दी मार्केट्स बंद करने का मसला जो है, इट इज़ रॉन्ग एट सो मेनी लेवल्स। चलो हो सकता है उनका कोई और लेवल हो जिस दुनिया कर रही है वो गलत है। दूसरा पॉइंट जो उनका था उसमें, वो दूसरा पॉइंट उनका ये था कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डिप्रेस हो जाएगी, यानी कि वो श्रिंक हो जाएगी। तो मेरे जहन में एक सवाल आया, सिर्फ एक सवाल है। वो सवाल ये था कि यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में और ये जितने बड़े बड़े ममालिक हैं जहां बाजार मार्केट्स 5 बजे नाजरीन, 5 साढ़े 5 बजे, और मॉल्स में 2 टाइमिंग्स हैं, या तो 8 बजे या 10 बजे, वो भी वीकेंड्स और वीकडेज का कुछ डिफरेंस है उनका। अदरवाइज जो आम बाजारों में मार्केट्स हैं वो 5 बजे, साढ़े 5 बजे, 6 बजे मैक्सिमम वो बंद हो जाती हैं। उनके यहाँ क्यों नहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी डिप्रेस होती? ये हम ही क्यों इतने निराले आए हैं कि हमने उठना भी 12 बजे है, हम 12 बजे थोड़ा जल्दी उठ जाए ना, आप 9 बजे उठ जाएं, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी खुद भी जल्दी शुरू करें और अपने ग्राहकों को भी जल्दी का कह दें ताकि वो भी जल्दी आके आपकी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। हम 12 बजे रात दिन को शुरू करेंगे, और बल्कि अब एक तजवीज़ आई थी कि सर्दियों में आप अर्ली बंद करें और अर्ली खोलें, और गर्मियों में आप लेट स्टार्ट करें और लेट तक जाने दें। तो खैर वो आप लोगों का अपना मसला है, लेकिन ये है कि ये बात मुझे कतअन समझ नहीं आई। हालांकि उनकी अपनी हुकूमत में भी नाजरीन आपको याद होगा
अर्ली मार्केट्स बंद करने की तजवीज़ आई थी और उस पर भी अमल दरामद होना शुरू हुआ था किसी हद तक। वो करा रहे थे, तो करा पाए नहीं करा पाए, हम करें वो गलत तो... है, वो अब आप लोग बेहतर जज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मेरे समझ से बाहर है कि क्यों उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी इससे डिप्रेस नहीं होती और हमारे यहाँ हम निराले बादशाह जो पैदा हुए हैं उनके यहाँ डिप्रेस हो जाती है। चलिए 60 सेकंड न्यूज़ देखते हैं, फिर इस पर डिटेल में बात करेंगे। कोर कमांडर्स का मईशत को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों के मुकम्मल खात्मे का आज़म। चाहे 90 रोज़ में कराने पड़े, इलेक्शन के लिए तैयार हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़। मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़। 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक अमल दरामद का इम्कान। कराची और पेशावर के सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ में बाबर आजम और शादाब खान के नाम। निगरान वज़ीर खेल पंजाब वहाब रियाज का अरशद नदीम के लिए 30 लाख रुपए इनाम का ऐलान। फ्रांसीसी अदालत ने स्कूल्स में अबाया पहनने पर पाबंदी का हुकूमती इकदाम जायज़ करार दे दिया। इंडोनेशिया में चेयरलिफ्ट के हादसे में 5 अफराद हलाक। मेक्सिको में अस्काते हमल आईनी करार, 3 साल कैद की सज़ा भी ख़त्म कर दी गई। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। अब जरा बात करते हैं आगे खबरों की। और एशिया कप क्रिकेट ज़बरदस्त, बेहतरीन बारिशें चल रही हैं। बेहतरीन मुकाबले होते थे, अब बेहतरीन बारिशें चल रही हैं। और अब क्या हुआ है, ये जो सुपर 4 का मरहला चल रहा है, सुपर 4 के मरहले में बारिशें हो रही हैं। हर मैच में बारिश है भाई, 70-80% हर मैच में। बिल्कुल, कोई मैच ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर बारिश का मामला ना हो। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 पे चल रहा है क्योंकि ज़ाहिर है एक मैच हुआ है सुपर 4 का, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दी है। तो अब ये तमाम मैचेस जो हैं वो कोलंबो में होने, सब में जो है वो बारिशें हैं। लेकिन अब ज़रा कैलकुलेशन सामने आ गई है, और वो कैलकुलेशन है तो खैर बड़ी आसान सी। अगर बारिश की वजह से सुपर 4 मरहले का कोई भी मैच ना हुआ तो फाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी, बताएं। सवाल ये है। ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहले जो कवानीन है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है, तो वो तो फाइनल में पहुंच ही जाएगा। अब श्रीलंका और भारत ये दोनों जो हैं वो बराबर के पॉइंट्स हो जाएंगे इनके। श्रीलंका और भारत के होंगे 3-3 पॉइंट्स, ठीक है। और बांग्लादेश बेचारा जो है वो 2 पॉइंट्स पर होगा, तो उसको तो आप हटा दें। अब श्रीलंका और भारत इन दोनों में से किसी एक टीम ने पहुंचना है फाइनल में। इसका फैसला कैसे होगा? टॉस से जी। अच्छा, उनका भाई आप दोनों खड़े हो, हाँ ठीक है, बराबर है, जो फाइनल पहुंचे। ये हो गया, ये हरकतें हो रही है। गुड लक बैड लक है बस, सिर्फ। ये कौन सा तरीका है? ये सिर्फ और सिर्फ ये ACC और BCCI के जो टॉप पर बैठे हुए भारतीय जो करता धरता है उनकी ये बेवकूफ़ाना हरकतें हैं। और पूरा टूर्नामेंट बर्बाद कर दिया इन्होंने। अच्छा, वो कह रहे थे हम टोटल ले जाएंगे सारे मैचेस को, वहां पर भी नहीं लेकर जा रहे। नहीं भाई, कोलंबो में पता नहीं कोलंबो। अच्छा, ये मुझे लग रहा है ये हारने से डर रहे हैं, ऐसा ही है, लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। ये डरपोक है, डरपोक डरपोक डरपोक, कावर्डली डरपोक। ये इंडिया वालों को पहुंचा देना ये क्लिप, डरपोकों तुम लोग डर गए हो। तो अब 17 सितंबर को फाइनल होगा। उस दिन भी बारिश की पेशगोई है, और फाइनल भी अगर बारिश की नज़र हो गया तो दोनों टीमें मुश्तरका तौर पर फातेह करार पाएंगी। तो अब क्या सूरत हाल है भाई? देखो, मैच खेलो, हार जीत होती रहती है, हम हारे तुम हारो कोई बात नहीं, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि खेल होना चाहिए। वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। तो ऐसे ही क्रिकेट मस्ट गो ऑन। आप आए, मैदान में उतरे, और मैदान में हार जीत का फैसला हो जाएगा। कभी आप जीतते थे, कभी हम जीत रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये खेल है, इस खेल को अपने जहन में सवार करके सियासत की नजर ना कर दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मुतालिक वो जय शाह ने अजीब सा बयान दे दिया है। वो कहते हैं जी कि, और फिर शाहिद अफरीदी ने उस पर बड़ा जवाब दिया उनको। और ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं जय शाह साहब, और उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो बात की है। और उन्होंने बयान क्या दिया कि सिक्योरिटी सूरत हाल और माशी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम फुल मेंबर्स, मीडिया राइट्स होल्डर और स्टेडियम राइट्स होल्डर्स पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेलने से हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। ये उन्होंने बयान दिया कि भाई सबको एतराज़ है, सबको हिचकिचाहट है। और उसने ये भी कहा कि ACC के सदर की हैसियत से मुझे इसका मुनासिब हल निकालना था, तो इस वजह से मैंने ये काम किया है। चलो, सारी दुनिया की टीमें आ रही हैं, लेकिन इनको प्रॉब्लम है। बहरहाल, अब फिर शाहिद अफरीदी साहब ने जो अपना वो ट्विटर, जो एक्स, ट्विटर ना बोला करें, अब एक्स बोला करें, ठीक है, एलोन मस्क नाराज हो जाएगा।
तो एक्स में उन्होंने फिर जय शाह को मेंशन किया और उन्होंने लिखा कि जय शाह का पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतालिक बयान देखा तो मैं ज़रा उनकी याददाश्त ताज़ा करने के लिए बता दूं कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 6 साल में कई गैर मुल्की टीमों और खिलाड़ियों की मेज़बानी की है। और उन्होंने अपनी पोस्ट में ये भी बताया कि कौन कौन सी टीमें आ चुकी हैं, मतलब सारे उन्होंने नाम लिखे। उन्होंने कहा कि जी मिस्टर शाह, कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की मेज़बानी के लिए भी वो तैयार है हम, और आप आना चाहें तो आ जाएं, लेकिन बस मनमानी जो है वो लोगों की वो ख़त्म ही नहीं होती। ये अजीब एक अपनी तरफ से खलीफा बने हुए चल रहे हैं पूरा उन्होंने। अच्छा, वर्ल्ड कप का शेड्यूल आपसे हैंडल हो नहीं रहा। हाँ बिल्कुल। जितना बड़ा आप टूर्नामेंट लेकर बैठे हुए हैं अपने पास, वो आप संभाल नहीं रहे हैं। कभी कोई उसका मैच चेंज कर रहे हैं, कभी दूसरा मैच चेंज कर रहे हैं। आपसे अपने शेड्यूल सही नहीं हो रहे और बातें कर रहे हैं आप इधर उधर की, बस कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और फलाना ढिमकाना। डरपोक हो तुम, डरपोक डरपोक। बिल्कुल बिल्कुल डरपोक हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्रिकेट डरपोक। से। और डरपोक, क्रिकेट ही की बात करते हैं। डरपोक डरपोक। एक और चीज से भी वो बड़ा डरते हैं, डरपोक। शाहीन। सवार हो गया मेरे सर पर। शाहीन आफरीदी, हाँ, उससे भी डरते हैं। उससे भी डरते हैं They ना। cannot play him। हाँ, they cannot play him। तो शाहीन आफरीदी खैर फिलहाल इज गोइंग टू स्टार्ट हिज अदर इनिंग्स ऑफ लाइफ, और बाकायदा तौर पे शाहीन आफरीदी और इंशा आफरीदी की शादी की तारीख जो है वो सामने आ गई है। मुबारक हो, मुबारक हो दोनों खानदानों को, शाहीन को, इंशा को, इनके पेरेंट्स को, इनकी फैमिलीज को, पूरी कौम को मुबारक। और बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी की साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की बेटी इंशा आफरीदी के साथ शादी जो है उसकी तारीख सामने आई है। कार्ड जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं और अच्छा, कार्ड्स बटना शुरू हो गए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कार्ड्स बट गए हैं, कार्ड्स पहुंच गए हैं, लोगों को इनविटेशंस पहुंच गए हैं। बिल्कुल, सच्ची बताएं भाई। हाँ हाँ, सच बता रही हूँ, मेरी फैमिली में भी किसी को कार्ड पहुंचा है, इसलिए मैं अच्छा। हाँ, लेकिन किसी को पहुंचे, उनको मैंने भी नहीं कहा मुझे भी साथ ले जाए। लेकिन नाजरीन, ये पाकिस्तान की इस साल की बड़ी अहम शादी होगी यकीनन। इसमें जो है हुज़ हू इवेंट होगा ये। और शाहीन, मैं नहीं जाना चाहता, इतने बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं ना, तो आप कोई छोटे लोग हैं क्या? अनकंफर्टेबिलिटी फील होती है, बस सिंपल। मैं अवामुन नास में रहना चाहता हूं। तो उधर अवाम भी होगी, वहाँ पर सारे खवास थोड़ी होंगे, उधर अवाम भी होगी। लेकिन खैर बहरहाल इनका निकाह था, उसकी तस्वीरें बड़ी आई और सोशल मीडिया पर वो छा गई। बड़ा अच्छा लग रहा था कपल। कुछ तस्वीरें हमने देखी, ज़ाहिर है इंशा की उस तरह से फोटो सामने नहीं है आज की चेहरे की, लेकिन ये है कि कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो कि ये बड़ी वायरल हुई तस्वीर। फरवरी में ये हुआ था ना सिलसिला। बिल्कुल। अच्छा, और ये आ गई, ये बिल्कुल मतलब लेकिन तरीके से बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा मैसेज दिया उन्होंने कि तमीज़ तहजीब से बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमारी फैमिली की प्राइवेसी है, उसका आप एहसास करें, ख्याल रखें। और बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जो अपने पेजेस पे लगा देते हैं, एक तरह से अपनी पब्लिसिटी भी कर रहे होते हैं। लेकिन इनके बारे में ये जो तस्वीरें हैं ये बाद में शादी के प्लेटफॉर्म्स या मुख्तलिफ जो फैमिली अकाउंट्स हैं उन पर आई थी, लेकिन इनिशियली शुरू में फोटोग्राफर्स ने उस तरह से नहीं लगाई थी। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ, उधर निकल जाती हैं आप। अच्छा, रवा बरस फरवरी के आगाज में कराची में निकाह हुआ था इनका, जिसमें मारूफ क्रिकेटर समेत करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की थी। और कुछ माह कबल शाहिद आफरीदी का कहना यह था कि उनकी साहिबजादी इंशा और कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की शादी एशिया कप के बायस फिलहाल मुलतवी करनी पड़ गई है। अब पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जाने वाले जो एशिया कप है उसकी जब 17 सितंबर को वो मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके बाद ज़राए के मुताबिक शाहीन आफरीदी और इंशा की शादी जो है वो 19 सितंबर जबकि 21 सितंबर को इस्लामाबाद में वलीमा होगा। ओके, वलीमे का कार्ड आया उनको या 19 का आया उनको? कराची वाले फंक्शन का। कराची में फिर 19 तारीख को 19 का आया, बिल्कुल। मेरा ख्याल है कराची वाले फंक्शन का आया या इस्लामाबाद, मैं चेक करूंगी। मेरा ख्याल है वलीमे का आया। नहीं, वलीमे का आया, वलीमे का आया, क्योंकि शाहीन की साइड की आई थिंक सो। आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है? लेकिन कार्ड तो मैंने उनका फोन पे देखा है, उनको बुलाया हुआ था उनको। ये तो मुझे पता है, उनको पूछे, हेलो, हाँ कुदसिया, क्या कुदसिया नहीं है, हजरत है, शकीला। अच्छा, शकील हो सकते हैं। लेकिन अच्छा, अब ये भी जहन में रखिएगा कि जो शादी की हतमी तारीख है उसके हवाले से शाहिद आफरीदी या शाहीन की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया है, लेकिन कार्ड बिल्कुल कार्ड जो है वो आ गए। कार्ड्स तो अपने पर्सनल उनको लोगों को भेजे होंगे ना, मीडिया पे कहीं उसकी सामने तशहीर नहीं हुई होगी, इसलिए मीडिया वाले जो हैं उस पे कमेंट करने से जरा कतरा रहे होंगे। लेकिन बहरहाल शादी की ये जो डेट्स हैं ये आ गई हैं और अब ये शहनाइयां बजेंगी। एक बड़ी खास किस्म की शादी की शहनाई होती है जो बजती है, इस तरह का म्यूजिक होता है उसके ऊपर। मैंने एक्सपीरियंस किया है कई बार। अच्छा,
कई मरतबा एक्सपीरियंस किया मैंने ये म्यूजिक, जब मैं गया हूँ मुख्तलिफ शादियों में तो मैंने देखा वहाँ पर हो रहा था, ये म्यूजिक था वहाँ पर। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा जी, हम जो वो बिजली की बात कर रहे थे कि भाई हम बिजली बचाएं, तो अब ये शादियों का भी जो टाइमिंग है उसको भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में करना चाहिए कि दोपहर में ले आए शादियों का टाइमिंग, वरना चूंकि शाम में या रात में होती है तो वो लेट बहुत ज्यादा हो जाती है। आप कहाँ लेट? तो शदीद लेट होती है भाई। कराची का आपको क्या पता? कराची का वो वाला रूल नहीं है ना, यहाँ इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर वगैरह में तो 10 बजे, और इवन केपी में भी 10 बजे बिल्कुल बंद। लेकिन दोपहर में कर दो तो ज्यादा अच्छा है भाई। दोपहर में भी करते हैं लोग, लेकिन गर्मी की वजह से अंदर कर दो, इंडोर कर दो, कौन सा आपसे कह रहे हैं? नहीं तो उसमें भी एसी ही लगेंगे ना। हाँ, चाहे दोपहर हो या रात हो, तो एसी तो लग रहे हैं, तो लगेंगे, लेकिन ये कि जल्दी हो जाती है, आपको जो है वो इतनी बिजली खर्च नहीं करनी पड़ती। दोपहर में डे लाइट की वजह से बिजली कम खर्च होती है। बहरहाल अब पाकिस्तान में बिजली की पैदावार के लिए जो ईंधन की कीमतें हैं उस पर बड़ा ज़र मुबादला भी खर्च होता है। मार्केट जल्द बंद करने की तजवीज़ आई है, लेकिन कभी भी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है, और एक बार फिर मुल्क में मगरिब के वक्त दुकानें और कारोबार बंद करने की तजवीज़ आई है, और वजारत तवानाई की तजवीज़ है 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक इस पर अमल दरामद का इम्कान है, और इसके लिए कानून साजी का जो मुसव्विदा है वो तैयार किया जा रहा है, और फिर ताजिर और उनकी नुमाइंदा तंजीमें जो हैं उनसे बैठक की जाएगी और उनसे डिस्कशन की जाएगी। और इससे फ़ायदा क्या होगा अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो रोज़ाना 1500 मेगावाट से ज़ायद बिजली की बचत मुमकिन होगी। एवरीडे 1500 मेगावाट्स। अब आप सोच लें कि आपने एवरीडे 1500 मेगावाट्स बचाने हैं, या फिर आपने वही माजी में रहना है और शोर मचाना है कि बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। क्या आदतें, कुछ आदतें ना, वो कहते हैं बैड हैबिट्स डाई हार्ड। तो वो बैड हैबिट्स जो हैं उनको वो सिर्फ कानून डाई कराना है, हो सकती हैं। हाँ, डाई कराना है, और हार्ड होगा, लेकिन ये है कि डाई कराना है, उसके बाद एडजस्टमेंट हो जाती है। जिंदगी में इंसान बड़ा फ्लेक्सिबल बनाया है अल्लाह ताला ने, जी, और हर चीज में वो कहीं ना कहीं जरा डंडा होता है ना सामने किसी के, तो और ज्यादा आसानी से फ्लेक्सिबल हो जाता है। और क्या, तो वो डंडे की जरूरत है ताजिरों की तरफ भी और आवाम की तरफ भी। आवाम को खैर क्या डंडा मारेंगे, जब आवाम को दुकान बंद मिलेगी रात को बस, तो वो ऑटोमेटिकली अगले दिन सुबह उठ जाएगा। हाँ, इसमें फार्मेसी और जो इमरजेंसी और वो चीजें वो इंक्लूडेड नहीं होंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो हमेशा ही उनकी एक ज़रूरत के तहत जो टाइमिंग्स हैं वो रहती हैं, और वो उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत सारी ऐसी स्टोर्स हैं जो 24 आवर्स होते हैं, जिसमें कि शायद ग्रोसरी स्टोर्स भी आते हैं, और हाँ, कुछ बुनियादी चीज़ें वो है, ज़रूरत मसला नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो खामखा लल्ले तलल्ले और ये जो शौकिया है सब कुछ सिलसिला, ये हो जाना चाहिए बंद। नखरे, बिल्कुल। और ये लाहौर का तो मैं बताऊँ, लाहौर में अभी पिछले दिनों हमने एक रेस्टोरेंट के हवाले से पता चला, तो वहाँ पर 9:30 बजे तो टेबल आपको मिल रही थी। अच्छा, मिल रही थी का मतलब ये है कि 9:30 बजे आप वहाँ जाएंगे, 10 बजे तक आपका ऑर्डर आएगा, 10 के बाद आप खाना शुरू करेंगे, तो 10:30 पौने 11 तक आप बिल शिल देकर वहाँ से निकलेंगे, तो 11 बजे तक जालमो 9:30 के बजाय आखिरी टेबल की जो अलॉटमेंट है जो गेस्ट्स को आप कर रहे हैं वो 8 बजे कर दे, ताकि 10 बजे तक चलो आपका जो वक्त है वो खत्म हो जाए। कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता, छोड़ अपनी आदतें नहीं बदलेंगे। आप सिर्फ इंडिया को पढ़ें कि उन्होंने किया क्या, उन्होंने कितनी सख्ती अपने ऊपर झेली, जिसके बाद वो आज इस मकाम पे पहुंचेंगे, वो चांद पे जा रहे हैं, और हम उन्हीं मसाइल में आज भी उलझे हुए हैं जिनमें कि वो खुद को लिपटे हुए पाए गए और फिर वो निकल आए उससे। तो खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हॉलीवुड की एक अदाकारा है अलीशिया सिल्वरस्टोन। और कहाँ आपने बचपन में पहुंचा दिया लेकिन एलिशिया सिल्वरस्टोन, एलिशिया जो है उन्होंने अपनी फिल्म थी द क्रश। हाँ, फिर उससे पैगाम किया जाता था, बस फिल्म थी बस, ठीक। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, सारे हमारे स्कूल के दोस्त जो है ना जाग गए होंगे जी। तो इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने एक वीडियो शेयर की है जिसे कि बड़ा पसंद किया जा रहा है, और इस वीडियो में गिलगित बल्तिस्तान का एक बच्चा है जो रिवायती मौसीकी पर रक्स कर रहा है। क्या जबरदस्त रक्स कर रहा है, एंजॉय कर रहा है ये बच्चा। एलिशिया सिल्वरस्टोन को भुला दिया इसने मुझे। और पीछे नजारा आपने देखा, सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं भाई, पीछे उसके पीछे और पीछे नजारा देखा आपने, पहाड़ और गिलगित हमारा जीबी का इलाका, बेहतरीन। और ये वीडियो भाई उन्होंने शेयर की अपने इंस्टाग्राम पे, बच्चे बैठे हैं, दाद दे रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हुंजा का एक ये लड़का है जिसकी वीडियो जो है वो इससे पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। बिल्कुल, अब एलिशिया के शेयर करने से इसे और ज्यादा मकबूलियत का उरूज मिला है। और ये मालूम नहीं है कि ये वीडियो कब रिकॉर्ड की गई थी, कब बनी, लेकिन पहाड़ों के दरमियान अपनी धुन में ये मस्त मगन जो है वो बच्चा रक्स कर रहा है। और खुशी होती है जब ये है पाकिस्तान का वो चेहरा जो हमारे कहे बगैर बाहर के लोग शेयर कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान के चेहरे को हमें याद रखना चाहिए। हम सब की कंट्रीब्यूशन ये होनी चाहिए कि हमसे कोई ऐसी गलती, ऐसी कोताही ना हो कि जिससे इस चेहरे को हम दोबारा मस्ख करें या किसी भी किस्म की। और जाहिर है गलतियां होती हैं, कोई शख्स जानबूझकर
अपने मुल्क का नाम बदनाम नहीं करता, या कोई शख्स जानबूझकर अपने मुल्क को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने के दरपे नहीं होता, लेकिन हमें ये जहन में रखना है कलेक्टिवली, ये मैं हुक्मरानों की इनकी बात नहीं कर रही, कलेक्टिवली आप, मैं, अवैस, हम सब, हमें ये कोशिश करनी है कि पाकिस्तान का ये जो चेहरा अब चल रहा है दुनिया में, ये तो एलिसिया सिल्वरस्टोन का चेहरा चल रहा है। अच्छा सॉरी, ये वाला दूसरा चेहरा, ठीक है, sorry, यही sorry। चेहरा अब फैले, और हाँ जीबी के इलाके और ये जो जितने हमारे खूबसूरत इलाके हैं इनमें अमन व अमान की सूरत हाल कायम रहे। हाँ, एलिसिया सिल्वरस्टोन का चेहरा भी अच्छा है, देखिए बस गौर अब से देखिए, सही पुरानी बता हो रहा हूँ। काफी, नहीं पुरानी तो खैर हो गई, हम भी पुराने हो गए, हम कौन सा कोई ब्रांड न्यू है। तो वो जो पुराने होने के साथ साथ ग्रेस बढ़ता जा रहा है, जो इंसान की जिंदगी में नॉर्मली आप देखें, वो जब शुरू में लोग आते हैं फिल्म स्टार्स, उनका चेहरे कैसे होते हैं, हाँ। बाद में फिर उनके जो चेहरे हैं या जो उनकी पर्सनालिटी है उसमें ग्रेस बढ़ जाता है। अब हमको कंपेयर कर लेना, हमें मेरे अंदर ग्रेस देखें आप, है बिल्कुल। एलिसा, क्योंकि आपने फिल्म देखी कोई? मैंने कोई खास फिल्म नहीं देखी। आप वो देखें, बैटमैन एंड रॉबिन देख लें उसकी, मेरा ख्याल है ये बल्कि मैंने देखी है। हाँ हाँ बिल्कुल मैंने देखी है, बिल्कुल। क्लूलेस भी थी इसकी एक फिल्म, उसमें वो जब ये 19 साल की थी ना तब उसने क्लूलेस में काम किया था। अच्छा, काफी पुरानी, अच्छी खासी पुरानी। जी बिल्कुल, खातून। याद है, हमें याद है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है जरा जरा यार बिल्कुल। अच्छा, अब आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ना है, और आगे एक आपको मैं ज़बरदस्त खबर देता हूँ, और ये खबर है भारत से, तमिलनाडु की जो रियासत है वहाँ से। वहाँ पर अदालत ने एक फ़ैसला सुनाया है, और वो फ़ैसला क्या है, बिस्किट के पैकेट में से एक बिस्किट कम निकला तो कंपनी को ये हुक्म दिया गया कि वो बिस्किट के पैकेट में से एक बिस्किट कम निकला तो बंदा चला गया अदालत। अदालत में फैसला ये हुआ कि इस शख्स को 1 लाख रुपए हर्जाना अदा किया जाए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकला। आपका कभी बिस्किट कम नहीं निकला? नहीं, बिस्किट कम निकले, हजारों ख्वाहिशें दम निकले। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली तमिलनाडु की एक बड़ी मारूफ कंपनी है, उसका नाम है ITC फूड्स। ओके। तो बंदे ने उसका बिस्किट लिया, उसने बिस्किट खोला तो एक बिस्किट कम था, वो बंदा चला गया अदालत और उसने हर्जाना दायर किया कि भाई 1 करोड़ रुपए मुझे दिया जाए, क्योंकि धोखा दिया गया है, मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई है और नाजायज मुनाफा कमाया है कंपनी ने। अब उसने कर दिया केस। फिर अदालत ने कंपनी के नुमाइंदों को बुलाया, वजाहत तलब की कि भाई पैकेट में आपके होते हैं 16 बिस्किट, तो 16 की बजाय 15 क्यों है, चक्कर क्या है, ये मसला क्या है? तो कंपनी ने कहा कि सर देखें, अच्छा अदालत ने यह भी कहा कि यार आप 16 में से 15 कर दें अगर बिस्किटों को, इतने लाखों बिस्किट आपके बिकते हैं तो आप तो करोड़ों रुपए का फायदा बना लेंगे इस तरीके से एक एक बिस्किट कम करके। तो फिर फूड कंपनी वालों ने बताया कि देखिए गलती से ऐसा हुआ है, क्योंकि बिस्किट जो है वो गिन कर हम नहीं डालते, हम वजन के हिसाब से डालते हैं। फिर खैर अदालत ने मुस्तरद किया, अदालत ने कहा भाई इसको 1 लाख रुपए दिए जाए। मांगे उसने 1 करोड़ थे, जी उसको 1 लाख, लेकिन 1 लाख भी बहुत है यार वो। लेकिन ये चीज तो फिर 10,000 रुपए उसको कानूनी चारा जो की मद में भी अदा किया। आपने खामा ये एग्जाम्पल बता दिया ना, अब लोग मिफ्ता साहब के पीछे पड़ जाएंगे। ओहो, समझ तो आप गए हैं नाजरीन। मिफ्ता इस्माइल साहब के पीछे लोग पड़ जाएंगे, और उनके भी जो पैकेट में 4 दाने, पहले 5 होते थे फिर 4 हो गए। हाँ। और अब अल्लाह करे कि 4 ही ना, 4 से 3 ना हो जाए, लेकिन 5 से 4 होने पर हो सकता है कि कोई शख्स अब इस स्टोरी से प्रोवोक हो और वो जाए मिफ्ता इस्माइल साहब के पीछे। हाँ, ये भी हो सकता है, हम ही कर लेते हैं। मजा आएगा वैसे। मुकदमा कर देते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब पे कि भाई बिस्किट कम निकला है, और क्या, वो तो जानने वाले भी हैं, वो तो कहेंगे चलो ठीक है तुम्हें करोड़ रुपए दिए, और क्या, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ क्योंकि अदालत जाने वाले जो हैं वो खामा में धक्के ही लगेंगे, और तो क्या सिलसिला। तो कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे कि सर कुछ ना कुछ तो किया जा सकता है। बहरहाल तो एक तो ये खबर थी। हाँ। एक और अजीब खबर। हाँ, वो क्या है? अजीब और गरीब खबर ये है कि मरना भी आसान नहीं रहा है। ये जो मौत है, इसीलिए कहा था कि सुकून सिर्फ कब्र में है। हाँ, तो वो तो कब्र में है, लेकिन कब्र में जाने के लिए आपको जो लवाजमात चाहिए होते हैं उन पर भी लग गया है टैक्स। आप तो लेकिन चले गए ना कब्र में, अब पिछले वाले भुगतेंगे कि टैक्स देना है कि नहीं देना ताबूत पे, जिसमें भी है, मरने पे। लिबनान में हुआ ये कि जो मरने के बाद जो ताबूत होता है ना, जिसमें बंदे को दफन करते हैं, उस पर टैक्स लग गया है। अवाम बड़े गुस्से में है, और हुकूमत की जानिब से जो मैयत के ताबूत हैं उस पर ये टैक्स लागू किया गया है, और आवाम कह रही है कि भाई ये क्या आपने कर दिया है, और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लिबनानी हुकूमत ने बेसिकली अवामी मुश्किलात का मदावा करने के बजाय ये काम किया है। वहाँ पर भी इस वक्त बड़ी महंगाई है। अच्छा, अब साल 2024 के बजट के हवाले से जारी एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि नए बजट में हुकूमत की जानिब से कई नए टैक्सेस शामिल किए गए हैं, और दरामदी सामान पर लागू टैक्स में बैरून मुल्क से जो इम्पोर्टेड ताबूत होते हैं ना,
मतलब गुच्ची वर्साची के ताबूत भी होंगे शायद, हैं? पता नहीं। वो तो आए थे बॉडी बैग्स उनके, हाँ लेकिन वो सब तो थे। तो बहरहाल अगर आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे ताबूत या बैरून मुल्क से लाश लाई जाती है जो, तो उस पर महंगाई हो जाएगी, टैक्स होगा, महंगी हो जाएगी। फिर हंगामा हुआ है वहाँ पे, लोग कह रहे हैं ये क्या बात, तो बनने भी नहीं दे रहे, ऐसे थोड़ी होता है। और क्या, कबर में तो जान छोड़ दो, तुम लोग तो पीछे ही आ गए हो उधर भी। हुकूमत नहीं जान छोड़ती भाई, ये तय है, लेकिन हम जान छोड़ते हैं आपकी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर जान पकड़ते हैं आपकी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान की तमाम अफवाज ने बेहतरीन किरदार अदा किया और दुश्मन को नाको चने चबवा दिए। आज 8 सितंबर को यौम बहरिया मनाया जाता है। पाकिस्तानी बहरी जो फ़ौज है उसके हवाले से उसके कारनामों को याद करने का दिन है। और आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मेहमान मौजूद है जनाब कमांडर सादत हुसैन साहब। उनसे जानते हैं 1965 की जंग, उसमें पाकिस्तान बहरिया का किरदार और आज पाकिस्तान बहरिया के रोल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सादत साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। सादत साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। हम पाक बहरिया के 1965 की जंग में जो किरदार था उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम नाजरीन के लिए चाहेंगे कि आप एक्सप्लेन करें कि किस तरह से किसी मुल्क में पानियों का किरदार और किसी मुल्क की सालमियत में पानियों का किरदार होता है। जी, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस प्लैनेट अर्थ पे हम रह रहे हैं इसका 80% जो है वो उस पे जो ग्लोबल ट्रेड हो रही है वो पानी के ज़रिए हो रही है। बिल्कुल। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारी 95% जो ट्रेड है वो सी रूट्स के ज़रिए होती है। और अगर ये सी रूट्स जो है ये ब्लॉक हो जाएं, जिसको हम सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, तो हमारी जो मुल्क की इकोनॉमी है वो काफ़ी बुरे तरीके से हैम्पर हो सकती है। तो इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सी की क्या इंपॉर्टेंस है और अगर ये सी के रूट्स बंद हो जाते हैं तो हमारे मुल्क पे क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आते हैं ज़रा 1965 की तरफ। 1965 की जंग के जो नेवी के जो वाक़यात हैं, उनका जो रोल है, उसके बारे में तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कुछ ऐसे पॉइंट्स आप हाईलाइट करें जो लोगों की नज़रों से अभी तक ओझल हों। जी, वैसे तो मिलिटरीली तो आपको पता है, हम सबको पता है कि क्या रोल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक आम जो पाकिस्तानी है उसके नॉलेज में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो जब जंग शुरू हुई तो उस वक्त क्या रोल था हमारा, जो पाकिस्तान नेवी है उसका बेसिकली तो एक डिफेंसिव रोल है। जी सही है। तो हम डिफेंसिव रोल पे थे, लेकिन जब एग्रेशन हुआ एनिमी की तरफ से तो उसको काउंटर करने के लिए हमें थोड़ा ऑफेंसिव रोल प्ले करना पड़ा। तो उसमें जो हमारी ट्रेड थी वो हैम्पर ना हो, उसको हमने सिलॉक्स को ओपन रखना था। तो उसको ओपन रखने के लिए हमने मैयर ज़रिए हमने सी लाइंस को ओपन रखा और जो हमारी इकोनॉमी थी उसमें जो भी वाइटल कार्गो था उसको आने के लिए हमने जो हमारे शिप्स आ रहे थे उनको उन कन्वाइज को हमने एस्कॉर्ट किया और सेफली हम अपने हार्बर में लेके आए। तो उससे हमारी जो इकोनॉमी थी वो चलती रही और दुश्मन जो चाह रहा था कि वो किसी तरह हमारी स्लॉग्स को क्लोज कर दे, जो हमारा हार्बर है उसको ब्लॉक कर दे, वो उसमें कामयाब नहीं। सही है, ठीक है। अच्छा, उस वक्त की पाक बहरिया में और आज की पाक बहरिया में क्या फ़र्क है? जी, अगर आप जज्बा ईमानी की बात करें तो वो तो सेम है, बिल्कुल ठीक। उसमें कोई कमी नहीं हुई, वो जूं बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अगर हम इस ईरा की बात करें कि टेक्नोलॉजिकली दुनिया काफ़ी आगे चली गई है, तो इसी तरह इसी पेस को मैच करते हुए पाकिस्तान नेवी ने अपनी नेवी को उसी तरह तरक्की दी है और जो प्रेजेंट ईरा जा रहा है उसके हिसाब से अपने शिप्स को अपग्रेड किया है, नंबर्स में भी इंक्रीज़ किया है। तो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह विद कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि हम किसी भी मामले में, चाहे वो सब सरफेस हो, अबव सरफेस हो, किसी भी एंगल से दुश्मन से कम नहीं है। सही। अच्छा, अब ज़रा एक और मशहूर ऑपरेशन जो द्वारका ऑपरेशन था उसकी बात कर लेते हैं। वो ऑपरेशन क्या था, कैसे किया गया और उस ऑपरेशन को अगर ना किया जाता तो क्या इश्यूज हो सकते थे? सबसे पहले तो ये समझ लें कि द्वारका जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा था। द्वारका जो है ये गुजरात के साहिल पे एक रडार स्टेशन है जो कि एनिमी को एक आइज़ के तौर पे एक हेल्प फ्राहम कर रहा था हम पे नज़र रखने के लिए, चाहे वो हमारी एयरफोर्स हो उसकी मूवमेंट पे नज़र रखने के लिए या फिर हमारी नेवी हो उसकी मूवमेंट पे नज़र रखने के लिए, और जो हमारा कार्गो आ रहा था, जो हमारी ट्रेड आ रही थी सी के रास्ते पे, उस सिलसिले में एक वाइटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। सही तो है। उसको तबाह करना हमारे लिए स्ट्रेटजिकली बहुत एडवांटेजेस था
उसके अलावा जब एग्रेशन बढ़ा एनिमी का नॉर्थ में, तो साउथ में हमने उसको काउंटर ऑफेंसिव करने के लिए ये ऑपरेशन प्लान किया, जिसे ऑपरेशन सोमनाथ का भी हम नाम देते हैं। तो उससे जो दुश्मन के हौसले हैं वो पस्त हुए और पाकिस्तान नेवी के हौसले जो हैं वो बढ़े, और हमने एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो है वो लिया इस जंग में, और आखिरकार विदाउट एनी लॉस हमने विक्ट्री अचीव की। सही है, ठीक है। अच्छा, ये भी बताइए कि उस वक्त की नेवल स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर थे और हम कहाँ पर थे? बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका कि नेवल स्ट्रेंथ उस टाइम पे अगर उस ईरा में देखें तो वो तो न्यूमेरिकली दे वर अहेड ऑफ अस, बिल्कुल। लेकिन जज्बा ईमानी की बात हो रही है कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैर भी लड़ता है सिपाही। तो जज्बे तो हमारे उसी तरह जवान थे, लेकिन जो इंडिया के पास एडवांटेज था वो उनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, और हमारे पास जज्बा ईमानी के साथ साथ एक PNS गाजी सबमरीन थी जिसमें वो लैग कर रहे थे। तो उसने जो डेटर किया एनिमी को, एनिमी प्लेटफॉर्म्स को, कि वो अपने जो हार्बर थे उससे आगे आके ऑफेंसिव रोल में प्ले नहीं कर सके। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने कम वसाइल के होते हुए भी दुश्मन को उसकी बंदरगाहों तक महदूद रखा, और एक डिफेंसिव नेवी होते हुए भी ऑफेंसिव रोल प्ले किया, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। सही। अच्छा, अब ज़रा एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट की तरफ मैं लेकर आऊँ। कराची की बात करते हैं। कराची हमारा वो शहर है जहाँ पर बंदरगाह भी है, हमारी कोस्ट लाइन भी कराची से टच करती है। तो क्या भारत के पास ऐसी सलाहियत है कि वो कराची की नाकाबंदी कर सके, या उसको ऐसी सलाहियत है उसके पास? जी, ताकत रखना एक डिफरेंट चीज़ है, सही है। सलाहियत रखना एक अलग चीज़ है, लेकिन जुर्रत रखना हाँ, ये एक डिफरेंट चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी में इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर इंडिया इस बारे में सोचेगा भी तो वो ये काम कर नहीं सकेगा। एक तो मैंने पहले जिक्र किया कि हमारी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं और जो पाकिस्तान नेवी की हिस्ट्री है, स्पेशली 1965 में जो रोल हमने प्ले किया, और जो हमारे पास पोटेंट प्लेटफॉर्म्स हैं स्पेशली सबमरीन्स, तो उनके होते हुए वो ये चाहे भी तो ये कर नहीं सकते। सही है, सही। अच्छा, एक और चीज़ भी हम देखते हैं कि सबमरीन्स जो हैं वो आ जाती हैं हमारे पानियों में। अक्सर खबर आती है कि हमने दौड़ा दिया, हमने भगा दिया भारत की सबमरीन को, जो कि खुफिया तरीके से हमारे पानियों में घुस आए थे। ये क्या सिलसिला होता है और ये हम किस तरह से उनको भगाते हैं? जी, जिस तरह के कुरान पाक में भी इरशाद है, अल्लाह ताला ने फरमाया वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा, कि अपनी ताकत को जमा रखो, तैयारी करते रहो जंग के लिए। तो सूरह अनफाल की जो आयत है, इसी के मिसदाक हम हर वक्त जो है ना तैयारियों में मसरूफ़ रहते हैं, अपने जो सी बॉर्डर्स हैं उसकी निगरानी कर रहे होते हैं, हमारे एयरक्राफ्ट्स, हमारे शिप्स, हमारी सबमरीन सर्विलेंस कर रही होती हैं। तो जब भी दुश्मन ये इरादा करता है या हमारे पानियों में आता है, तो किसी भी लम्हे हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पिछले आप जिनकी तरफ आप रेफ़र कर रहे हैं, तो ये इंसिडेंट्स इसीलिए हुए कि हम तैयार थे, हमने उनको डिटेक्ट किया और टाइमली जाके दलेराना फ़ैसले करते हुए उनको हमने लॉक किया और इस बात पे मजबूर कर दिया कि वो हमारी टेरिटरी से भाग जाएं। लेकिन बस वो बाज नहीं आते हैं, ये सबसे बड़ा उनका मसला है, फिर हमें भगाना पड़ता है उनको। अच्छा, हाँ। एक पाकिस्तान और तुर्की के इश्तराक से बहरी जहाज़ भी बन रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, पाकिस्तान और तुर्की जो हैं बड़े देरीना बरादर मुल्क हैं। इसमें हमारा डिफरेंट एंगल से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में इश्तराक चलता रहता है। तो इसी तरह नेवी ने भी इश्तराक किया है शिप बिल्डिंग में। तो मिलजम क्लास उनकी कॉर्वेट्स हैं, जो कि पाकिस्तान और तुर्किया जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बना रहे हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें तमाम कैपेबिलिटीज़ जो कि एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म में होनी चाहिए वो मौजूद हैं, चाहे वो एंटी सरफेस हों, एंटी एयर हों या सब सरफेस हों, ये सारी कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। ये जहाज़ जो हैं हीलोज़ को भी कैरी कर सकते हैं। तो आप जो भी थ्रेट आप परसीव कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए हम इंशाअल्लाह उसको डेटर करेंगे और दुश्मन का मुकाबला करेंगे। ग्रेट, ठीक। अच्छा, एक चीज़ आपने शुरू में कही कि जो हमारी बहरिया है वो डिफेंसिव फोर्स है, तो वो क्या कभी कोई एक्शन लवर्स के लिए कोई ऑफेंसिव फोर्स भी दिखा सकते हैं या ऑफेंसिव फोर्स बन के भी सामने आ सकते हैं? क्योंकि हमने ये तो देखा है कि भाई वो डिफेंड करते हैं, वो डिफेंसिव हैं, लेकिन ऑफेंसिव होने की अगर हम बात करें तो वो कहाँ तक हम कर सकते हैं? जी, हम कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो सबमरीन है ये एक ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 1965 का आपने जिक्र किया, तो उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ एक सबमरीन थी
और दुश्मन को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो हमारे पानियों पे अटैक कर सके। अभी हमारे पास उससे बहुत ज़्यादा सबमरीन्स अभी हम बना भी रहे हैं। तो अब बात यह आपने की कि हम क्यों नहीं करते, तो उसकी जो असरात हैं जो खित्ते के अमन पे हो सकते हैं, उनको देखते हुए हम ये कदम नहीं लेते। लेकिन अगर कोई ऐसा मौका आया, हमें ये ऑर्डर मिला, तो इंशाअल्लाह हम एक स्टेप आगे लेने से कभी भी नहीं झिझकेंगे और जो कौम को हमसे तवक्कुआत हैं हम पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया कमांडर सादात हुसैन साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और पाक बहरिया के हवाले से बात हो रही थी और फाइनल मैसेज यही है कि हम ऑफेंसिव भी हो सकते हैं, हाँ, लेकिन हमारे दिल में अमन की ख्वाहिश है। हाँ, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर डिफेंसिव सिर्फ हम इसलिए हैं कि हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खित्ते को आगे लेकर चलना चाहते हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत किताब की, एक बहुत ही खूबसूरत कोशिश की, और ये कोशिश की है पाकिस्तान के एक सरकारी अफसर ने। और ये सरकारी अफसर वो सरकारी अफसर हैं जिन्हें एक इंटरनेशनल तंजीम की तरफ से मोस्ट ऑनेस्ट प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान का भी खिताब मिल चुका है। और ये तो अपने अंदर एक अलग अचीवमेंट, इंटरेस्टिंग चीज़ है सबसे। लेकिन जो किताब इन्होंने लिखी है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और राय मंजूर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, और उनसे हम बात करते हैं उनकी इस किताब के हवाले से, इस किताब से जुड़े हुए इनामात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हम चाहेंगे कि ये जो किताब जो आपने लिखी है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, इस पर बताएं कि इस किताब में आपने क्या शामिल किया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी कि आपने मुझे मौका दिया है। बुनियादी तौर पे कई सालों से मैं इस पे काम कर रहा था, और काम बेसिकली एक बीमारी है हमारे माशरे की जिसका नाम है करैक्टर। देखना, मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तमाम अम्बिया के सरदार हैं, तो उनकी जो उम्मत है वो भी तमाम उम्मतों से बेहतर होनी चाहिए जी। और हमारी जो अखलाकी हालत इस वक्त है, अल्लाह ताला माफ़ करे, आप दुनिया के किसी मुआशरे में चले जाएं, इस तरह का मुआशरा आपको नहीं मिलेगा। आप एक बुराइयों की लिस्ट बनाएं, झूठ, गीबत, फ्रॉड, 2 नंबरी, रिश्वत, मिलावट, आप नाम लेते जाएं और तसल्ली से बेशक बैठ के बना लें, वो सारी की सारी बुराइयों की लिस्ट आपको एक मोहल्ले या एक बाज़ार या एक दफ्तर में मिल जाएगी। अच्छा, अब दिस वॉज पार्ट ए ऑफ द स्टोरी। पार्ट बी ये था कि इसका किया जाए, क्या हो सकता है इसका। अच्छा, सरकारी सतह पे तो बहुत कुछ हो सकता है, अल्लाह करे गवर्नमेंट इस तरफ लगे और प्रैक्टिकली लगे, तो उनके पास इतने वसाइल हैं कि 2-3 दिन में सिलेबस में चीज़ डल सकती है, उसके यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मस्जिद, मीडिया, सब कुछ। अच्छा, इंडिविजुअल सतह पे मेरा ये था कि मैं खुद क्या कर सकता हूँ, तो फिर मेरे जहन में ये बात आई और बड़ी रिसर्च के बाद आई कि इस सब बीमारियों का इलाज जो पाकिस्तान में बीमारियाँ इस वक्त है ना, उसका इलाज है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वॉशिंग मशीन से मुसलमानों को एक दफ़ा गुजारा जाए ताकि इनकी धुलाई हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, अब उसके लिए मैंने किताब लिखी। आई वांटेड टू बेसिकली रिकमेंड अ बुक, लेकिन वो मुझे कोई किताब उस तरह लगी नहीं। मेरे 7 जिल्दें हैं, फिर वो 2 शंबा से बाहर नहीं निकले, तो काफ़ी सारी वजूहत, कुछ फ़िकी मसले थे, तो मैंने फिर खुद किताब लिखी ताकि ये एक बिल्कुल अनबायस्ड किसी फ़िका की किताब ना हो, ये मुसलमानों की किताब हो और उसमें आजकल की ज़ुबान में सादा अल्फाज में कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया जाए। तो इसको फिर मैंने इंसेंटिवाइज, मुझे अंदाज़ा था कि मतलब मुश्किल है कि लोग किताब पढ़ें टिक टाक के होते हुए, तो इस पे 50 लाख रुपए के इनामात रखे हैं कि आप किताब पढ़ें, इसको याद करें। ये इंसेंटिव पर हम आते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका एस्पेक्ट है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और, एक चीज़ मैं सिर्फ पूछना चाहूंगी आपसे कि जाहिर है एक आम आदमी, देखें दीन पे हमारे यहाँ कंट्रोल, या हम जिसको कह लें ना कि अथॉरिटी जो है हम समझते हैं उलमा कराम की है। आम आदमी उठकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किताब लिख दे या उनकी सीरत को लोगों के लिए आम अल्फाज में एक्सप्लेन कर दे, जो समझने में या तो बहुत आसान हो या लग रहा हो कि भाई या इस आदमी ने बड़ा आसान बना दिया भाई इनकी ज़िंदगी को हमारे लिए, तो वो कोई बहुत ज़्यादा उस एक ग्रुप ऑफ पीपल में या ग्रुप ऑफ कम्युनिटी ऑफ पीपल में बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता कि किस हद तक एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं है। आपको उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया इस पर, उलमा कराम की तरफ से? अच्छा, मज़े की बात है, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। भी हो जाते हैं वो, और नहीं, गालबन ये पहली किताब होगी या शायद मॉडर्न दौर में पहली किताब होगी। पेज नंबर 5 पे जो इंतसाब है ना, वो भी मैंने उलमाए कराम के नाम पे किया है। देखिए, वो उलमाए कराम के हम जितने इल्ज़ामात लगाते हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं कहता, मैंने इसमें लिखा है
कि हर मस्जिद, कोई एक मस्जिद पाकिस्तान में बता दें जिसमें अजान ना होती है और जिसमें बाकायदा नमाज ना होती है। कोई सर्दियों में बता दें कि फजर की कोई अजान मिस हो जाती हो। तो मैं तो उलमाए कराम की बड़ी इज्जत करता हूँ और उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको बहुत अप्रिशिएट किया। हाँ, मुझे 2-4 लोगों के फ़ोन आए उलमाए कराम के, जी कि आपकी ज़ुबान बड़ी सादा है। मैंने कहा देखें, ये जो आपने अरबी फ़ारसी बीच में ठोस के इसके फ़िक्रे गढ़ गुड़ के बनाए हैं, उससे आपने उम्मत को कौन सा 7वें आसमान में पहुंचा दिया था जो मैं नीचे ला रहा हूँ। बुनियादी तौर पे देखिए, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है बंदे का। हमारे बेशुमार लोग अभी भी देखें ना, आप में हम एक तरह के लोग हैं और हम समझते हैं कि सबको इतना ही जनरल नॉलेज है। अच्छा, लोगों को नहीं नॉलेज। लोग अभी भी, अक्सरियत हमारी जो है, जो इस स्टूडियो से बाहर है, बहुत हैवी मेजॉरिटी, वो मक्के मदीने को एक ही शहर समझते हैं। क्योंकि हम कहते हैं जी मक्के मदीने में ये बात हुई, उनको पता ही नहीं कि बीच में 450 किलोमीटर का फासला है। अच्छा, ये देखें ना, ये हिजरत हबशा हमारी हिजरत हबशा 2 दफ़ा, हिजरत हबशा अव्वल, हिजरत हबशा दो दफ़ा हमारे सहाबा कराम ने जाके हबशा में बना ली और उनका बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। अच्छा, हबशा नाम का कोई मुल्क इस वक्त दुनिया के नक्शे पे मौजूद नहीं है, वो है इथोपिया और इरिट्रिया को मिला के कहते हैं। इथोपिया में कैद पड़ गया चंद साल पहले, हमें कोई बताने वाला नहीं था कि भाई ये वो मुल्क है जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, जिन्होंने हमारे सहाबा कराम पे, और वो भी मतलब जो बड़े कबायर सहाबा थे, उस्मान गनी और बाकी रजी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, वो हम मैच ही नहीं कर सके, वो उधर भूखे मरते रहे। हमने कहा जी मरते हैं तो मरते रहे। अभी मैंने किसी से फॉरेन ऑफिस में रिक्वेस्ट की कपल ऑफ डेज बैक, किसी दोस्त से, मैंने कहा यार इथोपिया वालों की एम्बेसी खुली है तो उनका मुझे कॉन्टैक्ट नंबर। उसने कहा खैरियत। मैंने कहा उनकी मैंने दावत करनी है। उसने कहा क्यों, कोई काम है? मैंने कहा जी काम ये है कि उन्होंने हमारे बड़ों पे, हमारे सहाबा कराम पे एहसान किया हुआ है और हमारा फ़र्ज़ तो बनता है। देखिए, हमें वो जोड़ा ही नहीं किया। आप इनसे कहना दुआ करें, वो कहते हैं जी अल्लाह आपकी वालदा को कामला आजला नसीब फरमाए। भाई आप मुकम्मल कह रहे हो और जल्दी कह दे। अच्छा, अब जैसे हम कोई भी गाड़ी आप देखेंगे, पीछे लिखा होगा हमने मुश्किल बना दिया। अच्छा, एक मैं पूछना चाहूँगा, बस मुझे 10 सेकंड देंगे, 10 सेकंड अल रहीकुल मख्तूम बहुत बड़ा जो है वो एक जी प्लीज जी मैं अर्ज कर रहा था कि आप कोई गाड़ी देखेंगे ना, पीछे लिखा होगा माँ की दुआ, तो जिसके पास गाड़ी नहीं है उसका मतलब उसकी माँ उसके लिए बद दुआ कर रही है। अच्छा, माँ की दुआ है तो क्या बाप की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? मतलब माँ के हकूक अपनी जगह पे है, लेकिन बाप का भी कहा गया है कि सबसे ज्यादा दुआ औलाद के हक में। अच्छा, मैंने माँ के राइट्स लिखे हैं, फिर बाप के लिखे हैं, फिर औलाद के भी लिखे हैं। औलाद का भी हक है, 3 सफ़े औलाद पे भी लिखे हैं। अच्छा, इस तरह करके मैंने चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अभी जो 2 लोग आप बैठे हैं और मैं बैठा हूँ, हम ज़कात देने वालों में शामिल है। पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं जिन पे ज़कात देना फ़र्ज़ है, वो उशर की शक्ल में हो या ज़कात की शक्ल में। अच्छा, जो चीज़ आप पे फ़र्ज़ है उसका इल्म हासिल करना भी आप पे फ़र्ज़ है। जैसे अब आपको ये टीवी का, मीडिया की चीज़ें टेक्निकल आपने सारी सीखी है ना। अच्छा, मुझे अपना काम आता है सरकारी, इस तरह ये फ़र्ज़ है कि हम वो सीखें। हमें तो गुस्ल करने का नहीं पता। तो ये बेसिकली 2 किताबों का ब्लेंड है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, और उसमें हर टॉपिक पे मैंने लिखा है कि ये हम इससे क्या सीख सकते हैं मोस्ट मॉडर्न तरीके से। कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। तौबा करनी है तो उसका भी एक तरीका, और कुरान हदीस के मुताबिक। जी हाँ। अच्छा, अब मैं चूँकि सीरत के हवाले से ही सवाल करना चाह रहा था कि भाई सीरत के हवाले से और बहुत सारी ऐसे कुतुब हैं। अब जैसे अल्लामा शिबली नुमानी साहब की और सुलेमान नदवी साहब की जो सीरतुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके अलावा अल रहीकुल मख्तूम बहुत बड़ी मशहूर दुनिया में पजीराई हुई उस किताब की। तो इसमें हमें आपकी किताब में और इन किताबों में क्या फ़र्क नज़र आएगा? अच्छा, शिबली नुमानी साहब की और ये जो रहीकुल मख्तूम आपने बताई है, ये दोनों बहुत मुस्तनद किताबें हैं। अब शिबली नुमानी साहब का इशू ये है कि उनकी 7 जिल्दों का मतलब है 7 किताबें इतनी। अच्छा, ये क्योंकि मुकाबला हमने सब के लिए ओपन किया है, इसमें आप दोनों भी हिस्सा ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, छोटा बड़ा कोई हमने कैद नहीं रखी। अच्छा। जेंडर की बिल्कुल एनीबडी, और सबको अच्छा बात है, ज़रा टैलेंट सामने आए पूरी कौम का। ये जो हम बड़े मुकाबला दान बने हुए हैं सारे जी, मैंने CSS किया है, मैंने PMS किया है, आपने भी बड़े सारे गोल्ड मेडल लिए हुए हैं। तो अच्छा, उसमें फिर मेरा ये था कि एक किताब ऐसी हो कि अब 7 जिल्दें तो याद हो नहीं सकती। रहीकुल मख्तूम का ये इशू है कि वो थोड़ी मोटी किताब है, यानी इससे तकरीबन 1.5 गुना है, और कुछ उसकी लैंग्वेज के भी इशूज़ हैं, पुरानी थोड़ी सी पुरानी है। अच्छा, मैंने इसको बिल्कुल मोस्ट मॉडर्न, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, देखिए ना, हमारी हर किताब में लिखा होता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम हज़रत आमना था। अच्छा, माजिदा हमारी औरतों का नाम भी होता है, लड़कियों का, तो मैंने माजिदा निकाल दिया बीच में से कि आम बंदा कंफ्यूज ना हो कि माजिदा था या आमना था या माजिदा आमना था। एक लाइन में मैंने कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर किया है इसमें। जी ठीक है। अब जो आपने ये इनाम का जो सिलसिला है वो क्या है? इनामात इस तरह हैं जी कि ये इसका मुकाबला होगा इंशाल्लाह ताला। ये अभी हम अक्टूबर में करवा रहे थे, लेकिन क्योंकि वो एजुकेशन इदारे अभी खुले हैं तो अभी हम इसको दिसंबर या जनवरी में लेके जाएंगे, 2-3 महीने इसको आगे कर दिया है। अच्छा, उसमें यह है जी कि पहला इनाम 20 लाख रुपए का और 100 लोगों के नाम देंगे। हमने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड में बंदा सोचता है आए ना आए, चले 100 लोगों को 50 लाख तो इंशाल्लाह हम देंगे कम से कम,
और अल्लाह हमें तौफीक दे इससे ऊपर। और मज़े की बात यह है जी कि इस किताब की ये जो हमारा ऐड है बैक साइड पे मैंने लिखा है येलो कलर में, हमने इसमें लिखा है कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए कोई चंदा कोई डोनेशन नहीं ले रहे, अपने सोर्सेज से कर रहे हैं। तो ये इनाम कहाँ से आएगा सर? तो ये इनाम की रकम कहाँ से आएगी? इनाम की रकम ऐसे है जी, कुछ मैंने अपनी प्रॉपर्टी सेल की है और कुछ मेरी वालदा साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह था फरमाया, उनका गोल्ड था, जेवर था उनका, वो हमने बेचा है। और बेसिकली हमने इसके लिए 80 लाख रुपए हमने रखे हैं कि 50 लाख तो हमने कम से कम देना है, बल्कि अभी हमने उसको 1 करोड़ रुपया कर दिया है। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट है, कुछ जगह ट्रांसपोर्ट हमें फ्री देनी होगी, कुछ और चीज़ें होंगी। तो एक प्रोजेक्ट का, और ये इंशाल्लाह पहला और आखिरी नहीं है, ये पहला है। तो ये याद करनी होगी किताब, ये भाईजान सारी याद करनी होगी। आप तो 2 हफ्तों में कर लेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर टाइम निकालें। और ये हर मुसलमान तक मैं आपकी वसातत से एक टेलीफोन नंबर दे देता हूँ 034411182211। ये इस सीरत नबी के प्रोजेक्ट का नंबर है। अच्छा, इसमें जस्ट एक मैसेज कर दें, आपको PDF में किताब, दाखिला फॉर्म, हर चीज़ मिल जाएगी। और दूसरी पार्टी की इन्वेस्टमेंट है 0 जी, सब फ्री है। क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त आप खिदमत कर रहे हैं दीन की, और अल्लाह ताला आपको इस काविश का अजर दे सर। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका सर। और हम इस किताब ज़रा लेते भी हैं और इस किताब को ज़रा याद भी करने की कोशिश करते हैं, कुछ ज़रा कुछ जानने के लिए और कुछ इनाम के लिए, दोनों चीज़ों को आपने मिला लिया माशाल्लाह। और सीधा होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होनी चाहिए। राय मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। भारत में G20 के सरबराही इजलास की तैयारियां उरूज पर हैं और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, जिसमें कि जो बाइडन अमरीकी सदर भी शामिल हैं, वो शिरकत के लिए उसमें भारत पहुंच रहे हैं। इस मौके पर मारूफ तज्जियाकार सैयद नय्यरुद्दीन अहमद साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग राइटअप लिखा है और जिसका नाम है लेटर टू बाइडन। और उसमें उन्होंने ख़त लिखा है और उन्होंने बताया है कि जब भी कोई अमरीकी सदर भारत के दौरे का ऐलान करता है, भारत जाने का फैसला करता है, तो भारत में अक़लियतों का और खुसूसी तौर पर मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो जाता है, यानी कि जेनोसाइड शुरू हो जाता है, उनकी मारधाड़ शुरू हो जाती है। जो बाइडन के दौरे से चंद हफ्ते पहले हरियाणा में मुसलमानों पर नाकाबिले बयान मजालिम जो हैं वो ढाए गए, ये इसकी एक एग्जाम्पल है रिसेंट टाइम्स। अच्छा, माजी में भी इस तरह के कई वाक़यात सामने आए हैं। अब इस हवाले से हम बात करेंगे कि वाकई ऐसा होता है और इसका रिलेशनशिप है क्या। हमारे साथ मौजूद है मारूफ तज्जियाकार और कॉलम निगार सैयद नय्यर अहमद। अस्सलाम वालेकुम नय्यर साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जनाब शिफा साहिबा का और अवैस साहब आपका और चैनल 92 का शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने पर। सर बहुत शुक्रिया, आपका वक्त निकाला आपने। मुझे बताएं ये क्या रिलेशनशिप है और थोड़ा सा हिस्टोरिकली अगर एग्जांपल्स के साथ हमें वाजे कर सकें कि जब भी अमेरिकी सदर आता है तो वहाँ मजालिम शुरू हो जाते हैं अक़लियतों पर। जी, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है और अगर आप इसको बैकग्राउंड में देखें तो ये बात है 2000 मार्च की, जिस वक्त बिल क्लिंटन इंडिया आए थे और अभी उन्होंने लैंड करना ही था कि इन्होंने कश्मीर में लाइन में खड़ा करके एक गांव में 36 को इन बाकायदा भारतीय फ़ौजियों ने गोली मार दी और इल्ज़ाम ये लगाया कि कश्मीरी जो हैं इन्होंने ये कत्लेआम किया है। और सिर्फ ये इसमें इनका एक मतलब मकसद था कि कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है उसको बदनाम किया जाए कि ये लोग मर्डरर हैं, ये लोग अपनी आज़ादी की तहरीक पर नहीं जा रहे। तो उसमें अल्लाह का करना ये हुआ कि बाद में जो इंक्वायरीज़ हुई उसमें ये साबित हो गया कि ये तो भारतीय फ़ौजी थे जिन्होंने ये कत्लेआम किया। और उस वाक़े पे मुझे याद पड़ता है कि क्लिंटन ने शायद यहाँ तक कहा था कि काश मैं भारत ना गया होता, ना मैं जाता ना ये वाक़या होता। तो उसके बाद हाँ यहाँ तक बात हुई। उसके बाद ये हुआ कि 2020 में जिस वक्त फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आते हैं तो वो आपको याद होगा उन्होंने इनके क्रिकेट स्टेडियम में वो जो अहमदाबाद का है वहाँ पर तकरीर भी की थी आके। और उसके बाद फिर वहाँ जो दिल्ली में जो फसादात हुए मुसलमानों पे, वो ऐसे लर्ज़ाखेज़ वाक़यात हैं कि जिनको शायद टीवी पे बयान करना भी मुश्किल हो जाए। और उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी जा चुकी है और उसमें मतलब अंदाज़ा इससे करें कि दिल्ली के पुलिस वाले ख़ुद इन्वॉल्व थे इस सारे जेनोसाइड पे। और इधर इनका यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया में लैंड कर चुका था और वहाँ कंटिन्यू रहे वो फसादात, बल्कि मार्च तक
लोगों की लाशें जो हैं ओपन जो ड्रेन्स हैं वहाँ से बरामद हो रही थी। मुसलमानों के घर बेदर्दी से जलाए गए और उसके बाद फिर उनको इलाज मुआवजे के लिए कोई नहीं था। तकरीबन 50 से ज़्यादा मुसलमान जो हैं वो शहीद हुए और उसके अलावा ये कि बेशुमार ज़ख्मी हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अनगिनत लोगों को इन्होंने उस जेनोसाइड में इनको बेघर कर दिया और घर तो जला सर इसका दिया। रिलेशनशिप है क्या, मतलब इससे भारत को फ़ायदा क्या होता है? इससे भारत को फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि इंडिया एक ख़ास एजेंडे पे इस वक्त अपने आप को आगे लेके जा रहा है और वो एजेंडा जो है वो 2014 से उस वक्त से चल रहा है जब से बीजेपी की ये गवर्नमेंट आई है। आपको तो पता है कि मोदी का तो ये हाल था कि जब 2002 में मतलब गुजरात के फसादात हुए थे तो उसके बाद 10 साल तक हमने नहीं, पाकिस्तान ने तो नहीं, लेकिन यूरोप और अमेरिका ने उनके वीज़ा पे पाबंदी लगाई हुई थी। ये इतना मतलब इनका इमेज ख़राब था। लेकिन फिर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने के लिए इंडिया में बीजेपी को गवर्नमेंट दिलाई गई और उस गवर्नमेंट को जब वो आती है 2014 में, वो दिन और आज का दिन 23 तारीख, आज तकरीबन 9 साल होने को आ रहे हैं, इन्होंने जो मतलब कत्ले आम किया है उसको मेरे और आपके कहने की बात नहीं है। बात ये है कि ग्रेगरी स्टैंटन जिसने 1989 में 5 साल पहले जो रवांडा का बदनाम ज़माना जेनोसाइड हुआ था जिसमें मिलियंस मारे गए बेचारे मासूम लोग, जेनोसाइड हुआ जो, उसमें उसने 5 साल पहले वार्निंग दे दी थी, 5 साल पहले वार्निंग दे दी थी। और अब उसने यानी आप अंदाज़ा करें कि जनवरी 2022 में यूएस कांग्रेस में बैठ के उसने स्टेटमेंट दे दी है कि 10 में से 9 स्टेजेस इंडिया की क्रॉस हो गई हैं जेनोसाइड की। सिर्फ एक स्टेज जो है वो रह गई है और उसके बाद वहाँ जेनोसाइड शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो ये 2022 में। और उसने एक बात और बड़ी की उसी मतलब जो उसने करण थापर को इंटरव्यू दिया। नैयर साहब जी 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 मैं ये बता रहा था उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। बाइडेन जो है वो भारत के विजिट पर है और जी जी फरमाइए। मैं ये हाँ कंप्लीट कर लूँ तो उसने कहा कि मतलब ये जनवरी 2022 में उसने जो कांग्रेस में बयान दिया पर करण थापर को 28 जनवरी को इंटरव्यू दिया तो उसने कहा कि दिसंबर में हरिद्वार में तो बाकायदा जेनोसाइड कॉल दे दी गई है। वो अगर आप इंटरव्यू उसमें से गो थ्रू हो तो उसमें ये साफ साफ उसने कहा है कि जी हिंदुओं के लिए हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जेनोसाइड कॉल दे दी गई है। ये उस पर उसको बड़ी फ़िक्र थी। और जेनोसाइड तो खैर हो ही रहा है इंडिया में, मतलब वक्फे से मैं दिल्ली में भी जेनोसाइड कहूँगा, कश्मीर में भी जेनोसाइड कहूँगा, फिर उसके बाद गुजरात में और हर जगह पर, यूपी में बहुत जगह, कानपुर में। लेकिन अभी जो हुआ है, जो शिफा पूछ रही थी कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये पहली दफ़ा हुआ है, पहली दफ़ा हुआ है कि प्रेसिडेंट के आने से पहले इन्होंने जेनोसाइड शुरू कर दिया और ये इन्होंने हरियाणा में किया है और वहाँ मुसलमानों को ज़िंदा जलाया है। इस दफ़ा उन्होंने वहाँ पर मस्जिद के इमाम को ज़िंदा जलाया, मस्जिदें जलाई लोगों के, और उसके बाद आप अंदाज़ा ये करें कि इन्हीं मुसलमानों के फिर 1200 घर और दुकानें भी गिरा दी, बुलडोज कर दी गई। इससे बड़ा जेनोसाइड और क्या होगा। तो ये जेनोसाइड बाइडन के आने से पहले ही हो चुका है। तो अब बाकी पीछे क्या रह गया। अगर इस जेनोसाइड के ऊपर आके जो बाइडन जो हैं वो अपना मतलब इंडिया में कदम रखना चाहते हैं, मुझे जो बाइडन से सिर्फ एक बात ये कहनी है कि आपने 2022 में जब आप सऊदी अरब गए तो वहाँ जाके ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक बड़ी ख़ास जुमला बोला था और उन्होंने कहा था कि हम अपने वैल्यूज़ से पीछे नहीं हटेंगे कम वोट में। तो अब जो बाइडन से मैं पूछता हूँ कि उनकी वैल्यूज़ कहाँ हैं, जब इंडिया में इस वक्त जहाँ वो लैंड कर चुके हैं, इस वक्त वहाँ पर मुसलमानों के 1200 से ज़्यादा घर बुलडोज कर दिए गए हैं। हरियाणा की बात कर रहा हूँ और ये अभी वाक़या हुआ है, यानी 31 जुलाई और 1 मई और 2-3 मई में अगस्त में। तो ये मतलब अभी 30 दिन मुश्किल से गुजरे हैं। वहाँ पर तो इतनी तबाही आई है और उसके बाद इन्होंने वहाँ पर ये बयानात दिए हैं। तो सर अब इसका सलूशन क्या है, मतलब इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? देखिए ये प्रिवेंट तो एक ही सूरत में होगा कि अगर मेरी या पाकिस्तानी अगर वॉर क्राइम्स के ऊपर रशिया के ट्रूप्स की इंक्वायरी का ऑर्डर कर सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये मैंने लिखा है अपने ख़त में। अगर अमेरिकन ट्रूप्स के लिए इंक्वायरी के ऑर्डर हो सकते हैं
अफ़गानिस्तान में। अगर यूके ट्रूप्स, अगर तालिबान के ऊपर इंक्वायरी हो सकती है तो इंडियन ट्रूप्स के ऊपर, इंडियन जो फौजी सिविलियन अफसरान हैं उनके ऊपर क्यों नहीं वॉर क्राइम्स का ट्रायल हो सकता? मेरा ये सवाल है सिर्फ। जब तक इस तरह के इक़दामात इंडिया के बारे में नहीं, अमेरिका के बारे में हो गए, रूस के बारे में हो गए, तो इंडिया के बारे में अगर जब तक नहीं होंगे, इंडिया वाले बाज नहीं आएंगे। ये इसके बाद भी इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। आप इसको तो देखें ना, दूसरी तरफ मणिपुर में देखें, अप्रैल से फसादात हो रहे हैं, अप्रैल से फसादात हो रहे हैं। क्रिश्चियंस के साथ क्या हुआ, क्या वहाँ पर हो रहा है। लेकिन यह है कि कोई इंडिया को अभी तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इनजस्टिस बना हुआ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद थे तज़कियाकार सैयद नयरुद्दीन अहमद, और भारत में जो जेनोसाइड जारी है उसके हवाले से बात हो रही थी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। इतवार को होने जा रहा है एशिया कप में सबसे बड़ा टाकरा, शायद होने जा रहा है, मतलब क्योंकि बारिश की उम्मीद है, मैं शायद कहना भूल गया था। पाकिस्तान में मुकाबला इंडिया, ये मैच होगा, लेकिन क्या ये मैच होगा या नहीं होगा? बारिश की सूरत हाल ऐसी है, जो हमने आपको पहले भी बताया था कि शायद फाइनल तक ना हो। ये क्या मामला है? क्यों जय शाह इतना ज़्यादा एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन बना हुआ है कि बस वो कहता है मेरी बात मानी जाए और दुनिया की कोई बात ना मानी जाए? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर वैस आपको भी और शिफा को भी। सुबह खैर सर, सुबह खैर सर। आप अपने इंसाइक्लोपीडिया में से पहले तो जरा ये जय शाह का बैकग्राउंड चेक तो निकाले ना, पता तो चले ये क्या है और ये क्यों इतना ज़्यादा, इसके अंदर इतना गुस्सा क्यों भरा हुआ है? अम्मा से बहुत ऐसे मार खाई है बचपन में, लगता है। जय शाह को क्रिकेट का बहुत शौक है, 40 बरस से ज्यादा उनकी उम्र है, और चूंकि उनके अब्बा जो है वजीर दाखिला है भारत के अमित शाह, और वो नरेंद्र मोदी का दाया बाजू है, तो जय शाह ने वालिद को सीढ़ी बनाकर वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड में दाखिल हो गए और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वो सेक्रेटरी बन गए। और जब वो सेक्रेटरी थे तो उनकी सौरव गंगोली से खटपट हुई, जिसकी वजह से सौरव गंगोली को जाना पड़ा, और अब उन्होंने एक डमी बीसीसीआई के सदर को लेकर आए, जो इंतहाई शरीफ आदमी रॉजर बिनी, 83 के वर्ल्ड कप के विनिंग टीम के मेंबर। तो सारे शॉट्स जय शाह खेल रहे हैं, रॉजर बिनी का तो नाम है, और वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी बन गए जय शाह। हालांकि उमूमन ये होता है कि जो बोर्ड का सदर होता है वो सदर बनता है, लेकिन माजी में तौकीर दिया पीसीबी के चेयरमैन थे, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर बने। बांग्लादेश के नजमुल हसन थे, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर बने, लेकिन जय शाह खुद सदर बन गए। मैं समझता हूँ वैस के इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी कोताही है, कमजोरी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई वाज़ेह स्टैंड नहीं लिया। अगर वो तब्दीली कर रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए ना, आप एक खत लिख देते हैं, खत, अब वो कबूतर के जरिए खत भेजने वाला जमाना गया। अब आपको सामने आकर जूम पर, स्काइप पर, स्ट्रीम यार्ड पर उनसे मीटिंग कर सकते, बजाय इसके कि हमने खत लिख दिया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं है। 3 चेयरमैन आ चुके हैं, रमीज राजा, नजम सेठी और ज़का अशरफ। ज़का अशरफ साहब मेहमान नवाजी में इतने मसरूफ रहे कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि ये पूरा टूर्नामेंट जिसका मेजबान पाकिस्तान है वो तबाही के दहाने की तरफ जा रहा है। ऐसा लगता है भारत मेजबान है और पाकिस्तान जो है वो उसमें सिर्फ हिस्सा ले रहा है। लेकिन सर, तो हमारे वाले उनसे बात करते हुए घबरा जाते हैं क्या? मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल की भी कोई कमी वमी है? मतलब वो अंडर प्रेशर होते हैं उनसे मैच के बाहर भी? मतलब वो सुना है ना शिफा, आपने सबसे बड़ा रुपया भैया, तो पैसे का सारा चक्कर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे बहुत मिलेंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो उसका मेंबर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मेजबानी पाकिस्तान को मिली है। अब बताएं, गेट मनी मिलनी थी, कितने लोग आएंगे? पूरा वीक बारिश की पेशगोई की गई है वहां कोलंबो में। परसों रात को भी 12 घंटे बारिश हुई, और इतनी तेज बारिश हुई किसी की हद नहीं। और आपको एक चीज और याद दिलाता चलूं कि अब से 21 बरस कबल 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी यहीं कोलंबो में होना था, और इस आर प्रेमदासा स्टेडियम में, जिसमें भारत और
श्रीलंका की टीमें आई थी, एक दिन फाइनल नहीं हुआ बारिश की वजह से, दूसरे दिन भी मुतासिर हुआ और फिर दोनों टीमों को मुश्तरका तौर पर चैंपियन करार दे दिया गया। तो सारी चीजों को देखना चाहिए था, कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि अब चले, ये तो बात समझ में आती है भाई कि पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो एक फड्डा है भाई कोई, तो अब जय शाह साहब कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे हम, लेकिन इसमें क्या कबाहत थी कि कोलंबो से हम वनडोटा चले जाते भाई, वहाँ मैच करवा लेते, मैच तो होते कम से कम, ये वहाँ भी क्यों नहीं गए? देखिए, वहां के लिए दो मुतज़ाद आरा सामने आई हुए हैं। उसमें एक तो ये है कि भारतीय मीडिया ये बता रहा है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया, जय शाह पाकिस्तान भी नहीं आया और जय शाह सारे फैसले कर रहे हैं। तो उसमें एक ये थी, और दूसरे भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता था कि हब्बन टोटा में मैच हो, हालांकि वहां वेदर बिल्कुल क्लियर है। तो वो एक हठधर्मी की पॉलिसी है कि मैं ना मानूं वाली रट लगाई हुई है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें कमजोर है। अगर आप उनको धमकी देते कि नहीं जी, अगर आप हमारी मर्जी, हम मेजबान है, अगर आप मेजबान है, आपके घर कोई मेहमान आता है तो मेहमान आपको टर्म डिक्टेट कराता है, या आप बतौर मेजबान हर किस्म की चीजें करते हैं? तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत कमजोर आया है और उस पर बड़ी तनकीद भी हो रही है। भारतीय मीडिया भी तनकीद कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया भी तनकीद कर रहा है कि ज़का अशरफ को एडमिनिस्ट्रेशन का पता होगा लेकिन क्रिकेट का उन्हें कुछ नहीं पता। बाज लोग तो कहते हैं कि सारे शॉट्स उनके बेटे खेल रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है आइंदा आने वाले दिनों में। अच्छा, अब ये ज़का अशरफ साहब के भी इस वक्त कुछ बादल छाए हुए थे उनके ऊपर कि भाई ये भी कुछ अरसे के लिए ही है, ऐसा भी कुछ है सिलसिला? बिल्कुल, तलवार तो लटक रही है, क्योंकि आईपीसी मिनिस्ट्री ने, जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है, जिसके जो पीसीबी से मुल्क है, तो उसने एक खत लिख दिया है वजीर आजम को कि जनाब अली इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का ये हुक्म है कि कोई भी सियासी बुनियादों पर तकर्रुर ना हो। तो दो आदमियों का, जिसने ज़का अशरफ का नाम भी है क्योंकि ये पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन भी रहे, इन्होंने कहा कि जी मैंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन सियासी बुनियादों पर मेरी जाती राय में कोई तकर्रुर नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर आना चाहिए हुआ है कि जो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो और जो क्रिकेट को चलाए। अब ज़का अशरफ तो आगे उन्होंने अपने दोस्तों यारों को जो है वो रख लिया है। क्या कर सकते हैं शिफा, उन्होंने अपने दोस्तों यारों को रख लिया है। आप क्या किस तरफ चले गए सर, आप क्या कह रहे हैं? आपने भी सुबह सुबह समझ लिया है, लोग बिल्कुल सोए सोए हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सबको आपने जगा दिया है, बेचारे ख्वाब खरगोश से वो झुंझला के उठ गए हैं। बस छोड़े मिर्जा साहब, छोड़े। आगे बताएं, अभी जो मैच आएगा पाकिस्तान और इंडिया का, और जिसमें बारिश का इम्कान भी है अच्छा खासा, लेकिन अगर बारिश थोड़ा सा बख्श देती है, थोड़ा सा हमें मार्जिन दे देती है, तो पाकिस्तान और इंडिया आप कैसे देख रहे हैं इस मैच को? देखिए, पाकिस्तान ने जो पहला मैच खेला था पाली केले में, उसमें भी भारतीय टीम पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का सामना करने में नाकाम रही थी। हालांकि 260 से ज्यादा का टारगेट था, लेकिन यहाँ पर भी चूंकि बारिश की पेशगोई है, अगर पाकिस्तान सपोज मैच होता है और पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है, नमी होगी पिच में, तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स, इन्होंने इस साल जो है 67 विकेटें ली है। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। और अगर आप जायजा लें तो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से अब तक जो 33 या 34 मैच हुए पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने, उसमें 189 विकेटें हासिल की हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने दुनिया में डोमिनेट किया है। तो अगर भारतीय बैट्समैन पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने आते हैं तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि पाकिस्तानी बॉलर उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। अच्छा, लेकिन फास्ट बॉलर तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन स्पिनर्स, मतलब हमारे पास वो सकलैन मुश्ताक अहमद, हमारे इतने बड़े बड़े लेजेंडरी, और उसके बाद अब हम स्पिन के एरिया में स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? ये आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है ओवैस, और ये हकीकत है कि शादाब खान, जिन्होंने नेपाल के खिलाफ तो 4 विकेटें ली थी मुल्तान में, लेकिन उसके बाद बकिया 2 मैचेस में वो बुझे नजर आए। हमारी स्पिन बॉलिंग में वो थ्रस्ट नजर नहीं आ रहा जो माजी में रहा। की बात बिल्कुल बजाय। अब देखता ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि इंजमामुल हक के बारे में मुबैना तौर पर ये इत्तलात हैं कि उन्हें 25 लाख रुपए माहाना पर चीफ सेलेक्टर रखा गया है और 3 साल का उनसे मुआहदा किया गया। अखबार में खबर भी छपी है और वो बड़ा ऑथेंटिक अखबार है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको 25 लाख रुपए माहाना मिल जाए, आप दोनों को, शिफा जो है विमेन की चीफ सेलेक्टर बन जाए और ओवैस जो है वो मर्दों का चीफ सेलेक्टर बन जाए, तो सब काम वाम छोड़कर आप लोग सुबह सवेरे कौन आएगा?
है सुबह सवेरे करने, फिर तो आप आराम से इतने कमाए। क्या बात लेकिन है। ये सिलेक्ट ऐसा ही है। हमारी तो फिर लेकिन सारी एक चीज़ तवज्जो मैं बता क्रिकेट पर दूं, होगी ना। क्रिकेट पर तवज्जो होगी, और एक और चीज का भी हम दे देंगे, वक्फ कर देंगे। वो जो मुफ्त बिजली है, 25 लाख रुपए महाना पे अगर मुझे रख लिया तो मैं किसी से कोई मुफ्त बिजली के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी नहीं लूंगी। मैं बिजली का बिल अपना खुद दूंगी। पीसीबी में भी मुफ्त बिजली नहीं दी जाती होगी। हाँ, मतलब बस- बस होते हैं ना आला ओहदेदारान को मुख्तलिफ चीजें मिल जाती हैं, बिल मुफ्त। भी और ट्रेवल अलाउंस और ये वो चीजें, वो सारे अलाउंसेज मैं अपने खुद भर लूंगी, बस 25 लाख अगर हो जाएगा तो। इसीलिए तो शायर ने कहा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। इसीलिए कहा है ना शायर ने कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। तो अब आप देखें, फिर आप बिजली मुफ्त कर दिएगा। लेकिन हाँ, ये सिलेक्शन कमेटी का काम है ना शिफा और अवैस, ये सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए। अभी तो इंतजाम ने चार्ज लिया, इससे पहले जो सिलेक्शन कमेटी थी हारून रशीद साहब, तो देखना चाहिए कि स्पिन डिपार्टमेंट में हमारे पास क्यों नहीं आ रहे। हम फास्ट बॉलर्स में तो रिलाई कर रहे हैं, नो डाउट हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक दुनिया का बेहतरीन अटैक है, लेकिन स्पिन बॉलिंग में हम क्यों नहीं जा रहे, इसको भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और फाइनली सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी ये जो रॉजर बिनी और ये शुक्ला साहब जो आए थे पाकिस्तान, ये जो दौरा था इसका, ये पाकिस्तान और इंडिया की फ्यूचर की क्रिकेट के लिए कुछ ऐसी पॉजिटिव खबर लेकर आएगा? ये सिर्फ खैर सगाली का दौरा तो हुआ है। जय शाह तो आए नहीं, और रॉजर बिनी से जब सवाल किया गया कि पाक भारत बायलैटरल सीरीज शुरू होगी कि नहीं, उन्होंने कहा इसका जवाब तो हमारी हुकूमत देगी। तो वो आए, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात थी कि वो आकर के यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेहमान नवाजी से पूरी तरह लुत्फानंदोज हुए, और उन्होंने जाकर ये बयान भी दिया कि हमें बादशाहों जैसी जो है वो प्रोटोकॉल दिया गया, मेहमान नवाजी की गई। नकाशफ साहब ने अपने घर पर इनको जोराना दिया। और लेकिन इन चीजों को ठीक है, हम मेहमान नवाज है, पाकिस्तानी जो है वो अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है, लेकिन मेहमान नवाजी के अलावा जो दीगर मामलात हैं उन पर भी तवज्जो देनी चाहिए। जब तक पाक भारत क्रिकेट सीरीज शुरू नहीं होगी, इसी तरह के मामलात सामने आते रहेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ थे। हम बस मेहमान नवाजी तो करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से क्या आता है, वो जो कहते हैं ना भाई, हम किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से उस वक्त तक अपना रिश्ता रखते हैं जब सामने से हमें कुछ मिल रहा होता है, हम ही पीछे चले जाएं, हम ही पीछे चले जाएं, और फिर सामने से कुछ ना हो। अनकंडीशनल रिलेशनशिप है भाई, अजीब सी कंडीशन है भाई। हाँ। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। आज है वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। बिल्कुल, आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है, और ये इसलिए मैंने इस पर इतना एम्फोसिस दिया है कि ये इंतहाई लाजिम है, ज़रूरी है, लाजिमुल मलजूम है। अगर आप कहते हैं ना कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो उस तंदुरुस्ती में आपकी हड्डियों का, आपके जोड़ों का, एक एक चीज़ का इंतहाई अहम जो है वो किरदार है, और उस किरदार को समझने के लिए ही इस किस्म के दिन जो है वो आलमी सतह पर मनाए जाते हैं। अब वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, इससे क्या मुराद है, क्यों मनाया जाता है, और इससे आगाही किस किस्म की हो रही है, और इस साल की थीम क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर बुरहान मौजूद हैं जो कि हमें इस पर गाइडेंस देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं इस साल की थीम क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस है जी। इस दफ़ा वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी फेडरेशन की तरफ से जो थीम रखा गया है दैट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है जी? ऑस्टियोआर्थराइटिस एक जोड़ों की बीमारी है, ठीक है जी, जो मोस्ट कॉमनली आपके नी जॉइंट में, घुटनों के जॉइंट्स में, आपके हिप जॉइंट में, शोल्डर में, एंकल में, रिस्ट में ये अमूमन होती रहती है। ये मतलब इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में बेसिकली आपके जो जॉइंट के अंदर जो डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आती हैं, एक बोन दूसरे बोन के साथ टकरना शुरू हो जाते हैं, लिगामेंट खत्म हो जाते हैं। एग्जैक्टली इसके अंदर जो मेनिस्काई वगैरह होता है वो रब हो जाते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसके डिफरेंट स्टेजेस है, स्टेज 1, 2, 3, 4। जो स्टेज 1 होता है तो उस पर बिल्कुल आपको पेन नहीं होता, एक डिस्कम्फर्ट सा रहता है, ठीक है। स्टेज 2 जब शुरू हो जाता है तो उसमें अमूमन मतलब आपने कोई एक्टिविटी की, कोई रनिंग की, आपको हल्का सा दर्द हुआ, देन ख़त्म हो गया। लेकिन जो स्टेज 3, 4 है उसमें अक्सर फ्रीक्वेंट पेन्स होते हैं, स्वेलिंग, गोड़ा सूज जाता है, रेडनेस होना, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। और वो कौन सी हड्डियों की बीमारी है, या वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हाथों की उंगलियां वगैरह मुड़ जाती हैं? नहीं, हाँ, और मुड़ भी जाती हैं, पाँव की भी इसी तरह, अंगूठे, और वो दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस एक बहुत बड़ी फैमिली है, इसमें बहुत सारे डिजीजेज आ जाती हैं। ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, ये मोस्टली जॉइंट्स पे होती है, जहाँ पे एक बोन दूसरे बोन के साथ
जॉइंट बना रहा हो तो वहीं पे ये मोस्टली हैपन होती है। और ये किस एज में होना शुरू होती है? ये जो ख़वातीन में है 40-45 प्लस शुरू हो जाती है, मेल्स में अबाउट 60-65 प्लस में ये तकरीबन ग्रेड 2 ग्रेड 3 पे पहुंच जाती है। उससे पहले मेल्स का मसला नहीं है? उससे पहले मेल्स का मसला अगर नहीं कर रहे हैं भैया आप लोग सेगमेंट करें मेल्स का मसला होता है, लेकिन पहले अगर से उनका preparation सेडेंटरी शुरू लाइफस्टाइल करेंगे है और तभी अगर वो जाकर वो एक्सरसाइज आगे- नहीं कर रहे हैं, हाँ, मैं वापस आ गया, ठीक। खुराक का ख्याल नहीं रख रहे हैं, सो फिर मेल्स को भी प्रॉब्लम होती है। नहीं तो अब अगर हम चाहें कि हमें ये आर्थराइटिस के इशू ना हो जी तो सर, क्या करना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा बनाना चाहिए? बेसिकली सर जो जॉइंट होता है, मिसाल के तौर पर अगर हम नी जॉइंट की बात करें, ठीक है जी, एक बोन ऊपर से है एक नीचे से जो कि आपकी नी जॉइंट को बनाता है, उस पर मूवमेंट होती है, हम चलते हैं फिरते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जॉइंट के ऊपर जब लोड आ रहा होता है तो आपके सर्कुलर जितने भी मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं वो स्ट्रेंथन नहीं होते, उसमें मजबूती नहीं होती, ताकत नहीं होती, तो आपका बॉडी वेट जो है वो बोन टू बोन आ रहा होता है। दैट्स व्हाई वो उस पर फिर मूवमेंट नहीं होता और उसमें फिर ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इफ इन केस अगर सराउंडिंग के स्ट्रक्चर्स और मसल्स वो स्ट्रेंथन होंगे, वो आपका बॉडी लोड ले सके और वो बोन्स के साथ कंट्रीब्यूट कर सके, तो ये डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आपके जॉइंट के अंदर तो नहीं कुछ तो बॉडी इतनी बड़ी बड़ी बॉडियां होती हैं, उनका तो लोड देखकर ही इंसान टेंशन में आ जाता और है। आप उनसे कहें कि जी आपने 100 स्टेप्स कब लिए, वो कहेंगे जी कि बस हफ्ते में 100 स्टेप पूरे किए, 2 हफ्तों में किए, 200 स्टेप पूरे किए, इस तरह से। क्योंकि बेड से वॉशरूम, फिर बेड से वॉशरूम, खाना पीना भी उधर। ग्रेड 4 में जी अक्सर जिस तरह जो स्टेज 4 की ऑस्टियोआर्थराइटिस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें लोग बेड बाउंड हो जाते हैं या हाउस बाउंड हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उसमें वो मूवमेंट ही नहीं होता। एग्जैक्टली, लोग अक्सर नी ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं कि जी जो स्टेज 4 पे पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन जो नी ट्रांसप्लांट है तो अगर उससे पहले अगर आप इसका थोड़ा सा गौर करें, बेसिकली हमारे लोगों में एक बड़ा मसला ये भी है कि हल्का सा दर्द हो रहा है, बस जी ठीक हो जाएगा, बस सही है। पता नहीं ना होता कि किसी प्रॉब्लम या किसी प्रोलॉन्ग्ड प्रॉब्लम का अंदेशा है वो। लेकिन मैडम पेन जो है, अगर पेन आपको हल्का सा भी महसूस हो तो ये एक साइन होता है कि आप उस जॉइंट का या उस एरिया का आप गौर फिक्र करें, जरा चेकअप कराएं कि इसमें मसला क्या चल रहा है। बेसिकली भाई फोन कॉल्स वगैरह भी ऑन कर दें, हमारे तो सवाल आते ही रहेंगे। स्ट्रेंथनिंग किस तरह से करनी है मसल्स की भी और बोन्स की भी, ताकि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें और आपकी बॉडी का वेट उठा सके? जी एग्जैक्टली, बेसिकली जो एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है ना, वो उसमें ये है कि आपके नी जॉइंट को सबसे पहले हम मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। अच्छा सॉरी, एक चीज है कि हम बार बार नी जॉइंट की बात कर रहे हैं। जी सर। तो सिर्फ ये पाँव के ही जॉइंट का मसला होता है? जी सर, नहीं, बॉडी के इसमें बाकी और जॉइंट्स भी आपके इन्वॉल्व होते हैं। वो जो तो बताया हिप और नी, हिप जॉइंट भी होता है, शोल्डर जॉइंट भी होता है, आपका जो रिस्ट जॉइंट है इसमें भी होता है। जैसे कि इन्होंने फरमाया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो बात की, तो वो बेसिकली आपके रिस्ट जॉइंट्स और फिंगर्स में होना शुरू है। हर एक की जो है वो रेमेडियल एक्सरसाइज होंगी ना। लेकिन हर एक की डिफरेंट है। अब एक चीज है जिसको हम कहते हैं एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, उसमें स्पाइन के अंदर शुरू हो जाता है। स्पाइन के अंदर मोस्टली उसमें स्पाइन का जो है वो कर्व चेंज होना शुरू हो जाता है, फॉरवर्ड होना लोग शुरू हो जाते हैं। हम नी जॉइंट पे इसलिए बात करें क्योंकि 90% जो हमारी एजेड पॉपुलेशन है वो नी जॉइंट्स में, वो तकरीबन हर घर में 2-3 मरीज हैं नी जॉइंट के, ठीक है। और हाँ, बाज़ औक़ात यंग पेशेंट्स में जो एथलेटिक एक्टिविटीज करते हैं, जो कि फुटबॉल के लिए या क्रिकेट के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उनको इंजरी आना शुरू हो जाते हैं, वो उसको अवॉइड करते हैं या वो नहीं बताना चाहते। ऐसा भी होता है कि आप मूव करें तो आपको कुछ टक 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 आवाज या सजदे में जाते हैं तो वो फौरन जब घुटना मुड़ता है आपका तो टिक 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 आवाज आती है। एक क्लिकिंग साउंड होता है नॉर्मल, ठीक है जी, वो एक ठक सी जो आवाज आती है और गायब हो जाती है। एक होता है रफ, एक साउंड होता है कि आप कंटिन्यूसली बेंड करें और कंटिन्यूसली उसके साथ एक साउंड आ रहा है, ठीक है। वो जो बोन का सरफेस है वो रफ हो चुका है, ठीक है, उसके अंदर वो फ्लूइड और वो लचक या चिकनाहट नहीं है, ठीक है। वो आपस में वो टकरना शुरू हो जाती है और उसके बाद ज्यादा नहीं आता लेकिन वो हल्का सा लेकिन एक सीरीज होती है हाँ, वो हल्की सी, लेकिन वो सिर्फ तब आती है, अदरवाइज जमीन पे बैठे हैं उठे हैं कुछ, लेकिन वो बहुत सीवियर एंगल है ना, जब आपका नी का सीवियर एंगल है और आपका बॉडी वेट उस पे जा रहा है, तो इसमें नहीं होगा। स्टेयर क्लाइंबिंग में या डाउन स्टेयर जाने में इसमें नहीं होगा आपको, लेकिन जब सीवियर एंगल में जाते तो उसमें फिर ये उम्र वो नॉर्मल है या नहीं? जी 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 जी, सीवियर एंगल में जाना और आवाज का आना वो नॉर्मल है। अच्छा, कुछ लोग चलते हैं तो भी आती है उनकी टांग से टक, जैसे वो टांग आगे करते हैं तो वो जूता होगा, वो क्यों? नहीं, उनकी भी घुटने की आवाज होती है। घुटने की आवाज, जी सर, घुटने की आवाज बेसिकली असल में जब सराउंडिंग स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन नहीं होंगे, बोन टू बोन कांटेक्ट होता है, तो उसमें इस तरह की ये आवाज आना और ये कंडीशन डेवलप होना शुरू हो जाती है। वो सिचुएशन तो फिर सीरियस है? फिर नहीं, इतना सीरियस नहीं अगर वो पेन नहीं दे रहा। इफ इन केस अगर पेन दे रहा है, उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो गई है, ये आप सुबह उठते हैं और आपका घुटना फंसा हुआ है, ठीक है, स्टिफनेस है उसके अंदर, आप 2-4 दफा अपना घुटना स्ट्रेट करते हैं, फिर बेंड करते हैं और फिर आप वो स्टेप लेते हैं, तो वो आपके लिए एक सीरियस कंडीशन। कॉलर भी हमारे साथ अली इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई फरमाइए, क्या सवाल करेंगे? मैंने ये पूछना था कि मेरी वाइफ को शार्टिका का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए किसी ने फिजियोथेरेपी जो है वो सजेस्ट की है, तो ये सही है उनके लिए?
बताएं जी अली भाई, बेसिकली जो शाटिका का प्रॉब्लम होता है इसमें दो तरह के होते हैं। एक होता है स्पाइन से, आपकी बैक से शुरू होता है पेन, एक होता है आपके हिप से शुरू होना, ठीक है। जो स्पाइन से शुरू हो जाए दैट इज ट्रू शाटिका, वो डिस्क अपनी जगह से हिलती है, वो नर्व को कंप्रेस करती है और आपके नीचे सिम्टम्स जाते हैं। एक होता है आपके हिप से शुरू होना, ठीक है, उसमें मसल है, एक नर्व को वो पिंच कर रहा होता है, वो भी सेम इसी तरह से वो सिम्टम देते हैं। लेकिन जो फेक शाटिका है वो ऑफिस वर्कर्स में बहुत ज्यादा है। ये इंटरेस्टिंग टर्म आपने इस्तेमाल की, शुक्र है आपने ये नहीं कहती है प्रोपेगेंडा शियाटिका। तो असल में ये जी कि मोस्टली यहाँ पे ये होता है कि लोगों को शार्टिक सिम्टम्स होते हैं तो अक्सर सर्जन सर्जरीज कर देते हैं, उसको डायग्नोज नहीं कर पाते कि जी ये डिस्क की वजह से है भी कि नहीं, दैट इज ट्रू शार्टिक और नॉट, कि नहीं ये हिप से कहीं तो नहीं हो रहा। सो हमारा ये काम होता है कि हम उसको डिफरेंशियल डायग्नोज करते हैं कि जी ये दैट इज ट्रू शार्टिका और फेक शार्टिका। सो उसमें ये है कि नीचे सिम्टम्स जाते हैं, ऑफिस वर्कर्स में बहुत ज्यादा होता है, और फिजियोथेरेपी के साथ ये मतलब विदाउट मेडिसिन और इंजेक्शन और इन सर्जरीज की वजह के बगैर ये ट्रीट हो जाता है। अब आ जाते हैं इलाज पर के वो इलाज क्या, एक्सरसाइज को इलाज, बताएं, इनकी आवाजें बंद हो गई। जी मेंटेनेंस और इलाज। अच्छा जी, अगर से फॉर एग्जांपल स्टेज 3 में है कोई या स्टेज 4 में है, जिनकी स्वेलिंग हुई है, रेडनेस है बहुत ज्यादा, ठीक है, सिंपली उनके लिए ये बेहतर तरीका ये कि क्रायोथेरेपी करना, आइस पैक या आइस को लेके उसको टॉवल में रैप करके यहाँ पे लगाना फॉर द 10 मिनट्स 3 टाइम्स अ डे और 4 टाइम्स अ डे। उसके साथ जो रेडनेस, स्वेलिंग और स्टिफनेस वो दस्ती कम होना शुरू हो जाएंगे विद इन 2-3 डेज, ठीक है, मूवमेंट ईजी हो जाएगा। उसके बाद बेसिकली ये है कि आपने नी स्ट्रेंथनिंग करनी है। नी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज होती है, मतलब ये कि आप यूट्यूब भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज उसको कहते हैं, ISOMETRIC एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आपकी नी को स्ट्रेंथन करता है और उसकी वजह से फिर आपकी नी जॉइंट में उस तरह से पेन नहीं तो रहता। ये एक्सरसाइजेज तो लोग खुद कर सकते हैं। Exactly. अब इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का क्या कमाल है? वो क्यों चाहिए अब लोगों को? फिजियोथेरेपिस्ट का काम ये जी कि एक होता है पेन मैनेजमेंट। अगर आप पेन में हैं, अगर आपका नी जॉइंट या कोई भी जॉइंट जिसमें आर्थराइटिस में और वो पेन कर रहा है, तो एक है पेन मैनेजमेंट, दूसरा है फिजिकल रिहेबिलिटेशन, ठीक है जी। पेन मैनेजमेंट हम 3 से 4-5 दिनों में हम कर लेते हैं कि उसमें जो स्वेलिंग और जो पेन होता है वो सारा कम हो जाता है। उसके बाद फिजिकल रिहैब शुरू हो जाता है कि नियर फ्यूचर या फार फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम ना हो। सही। एक और कॉलर भी हमारे साथ हैं, जिया साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए जी, क्या सवाल करेंगे? मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो अर्थराइटिस है ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है या ट्रीटमेंट से ये किसी एज पे आप खत्म भी हो सकता है? वेरी गुड। अच्छा जी, जो अर्थराइटिस है बेसिकली दैट इज डीजनरेटिव, ठीक है जी। डीजनरेटिव चेंजेस जो होती है वो बॉडी में रुक नहीं सकती, लेकिन फिजियोथेरेपी का ये कमाल होता है कि वो पेन फ्री हो जाते हैं, आप फ्रीली मूव कर सकते हैं और पेन फ्री आप रह सकते हैं। प्लस जो बोनी लॉस होता है हम उसको रिकवर नहीं कर सकते, दैट इज नॉट आवर ड्यूटी। बिल्कुल सही। डॉक्टर बुरहान रब्बी हमारे साथ मौजूद थे और फिजियोथेरेपी के हवाले से बात हो रही थी। रखो भाई, जहाँ टक 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 की आवाज आए वहाँ टिक टिक शुरू हो जानी चाहिए घड़ी की कि बस फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम जाएं और उससे इलाज करवाएं। बिल्कुल जी। एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो वर्ल्ड लिटरेसी डे भी है आज, उस पर भी हम बात करेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी नाजरीन। 8 सितंबर को दुनिया में ख्वानदगी का आलमी दिन मनाया जाता है और अगर हम आपको थोड़े से बल्कि एक ही फैक्ट फिगर मैं बता दूं आपको, यूनेस्को के मुताबिक कम और दरमियाने आमदनी वाले जो ममालिक हैं उनमें 10 साल तक के बच्चों में ख्वानदगी की शरह कम हुई है और पाकिस्तान में शरह जो है वो बहुत ही कम है। पाकिस्तान में अगर आप किसी से भी कहें 10 में से 8 बच्चे ऐसे हैं जो कि एक सिंपल सादा पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो ख्वानदगी की शरह है वो क्या है। बिल्कुल। और इसी हवाले से हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जो मोयर, जो कि डेवलपमेंट डायरेक्टर हैं ब्रिटिश हाई कमीशन की। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। Assalamu alaikum. Thank you so much for having me. Good progress there with Urdu. World Literacy Day. Exactly. So first of all, let us know about this Read an Hour project. What exactly is this? Yeah, 1 hour of absolutely. reading every day. Well, it's so important to be able to read, isn't it? First we learn to read, then we read to learn. It's absolutely critical to all learning. But we know Pakistan faces a really challenging learning crisis at the moment. I think you mentioned that UNESCO's 8 out of 10 children cannot read a simple paragraph by the age of 10. Yeah. So this is a really serious thing. And reading is fundamental to development because we know that for kids
whose mothers can read, they are 50% more likely to reach their 5th birthday, they're 50% more likely to be able to be immunised, and they're twice as likely to go to school. But So it impacts with the all of developing development. countries, there is another problem that even the mothers cannot read. Yes. So when the mothers cannot read, ultimately children cannot read it either. Absolutely. So it's all about creating this virtuous circle where the mums can read, they then pass on those skills to their children, the parents take an interest in reading. That's what the 1 hour of reading campaign is all about. It's fundamental So to Pakistan's development. who is being targeted with this 1 hour reading campaign? Well, it's both parents and teachers, actually, and of course the children themselves who need to do the reading. So for the parents, what we're trying to encourage is that they would simply ask their children what they've been doing at school that day, take an interest in their children's lessons, and if it's possible, do a bit of reading at home. Simple things like reading the signs on the way to the market, or if there's reading material at home, a book or a newspaper, just taking a few minutes But to read isn't with it your difficult, children. like reading a book these days, in the days of YouTube and mobile phones, where When you have children so are much- glued to Oh their my screens? word, it's a really great question, isn't it? I'm always encouraging my own children to read when they're staring at their phones. But I think there is such a joy in reading, isn't there? It's a wonderful There form is, of there is, yes. escapism. It enables you to be much more resilient, quite apart from this amazing impact it can have on your own learning as well. What is your own best practice? Like, if you would like to share it with our audiences, that as a mother, when you are reading to your children, what is the best time? When do you think that you have lost They're them, more receptive. you have lost their interest? They have, because children these days have this problem of short attention span. Also. Yeah, absolutely. Well, I think it's about making it part of your everyday routine. So as I say, just making sure you're reading as you walk about town, that you're reading the newspaper together. Me and my kids, we always really enjoyed the bedtime routine when they were younger. So after you've had a bit of quiet time together, you might settle down in bed, read a few minutes of a story together. Of course, it was me reading to them at first, but that instilled a love of That books would have in them. started with And your then mother reading to you. they would start Yes. reading to It's me. a generational activity. Yeah. It goes So- on. Yes. It's a wonderful time of bonding. So British High Commission, and Yes. what are the initiatives that British High Commission is undertaking to make Pakistan's education, better for children, or to make sure that all the people or the children get some kind of access to education? Sure, absolutely. It's been a really challenging few years, hasn't it, for Pakistan, with the COVID pandemic and with the floods. We know that many children have dropped out of school, sadly, as a result of both those big catastrophes that happened. We've had a really long-standing partnership with the Pakistan government and the provincial governments in KP and Punjab, particularly on education. We've invested about 3.5 billion Pakistani rupees in education over the last 10 years. But there's been some really good outcomes. As a result of our partnership here, 10 million more children have been through primary school, and about 6 million more children have been through secondary school, and half of them have been girls. And it's particularly important to get those girls into school, to get them learning, to get them reading. So the focus over the last year has been particularly on flood-affected communities, actually, for us. So we've helped about 220,000 children get back into school, rehabilitated classrooms, and so on. And that will continue to be a focus for us for the next year. But we're also doing some techie stuff. So data on learning assessments Data is the new currency. It's the new currency. It's really, really important. You can't manage what you can't measure. So Exactly. we're working with the federal government and the provincial governments actually on getting much better data about how learning is playing out in schools. The level of attainment that children are reaching, the quality of the teaching, all this data which we are gathering through a program of ours called DARE is really supporting policy change so that we can get better practices Data in actually schools. shocks you sometimes. Yeah. The numbers Yeah, come and the result, when you absolutely. take out some results from those numbers, you're baffled what exactly is going on. Yeah, absolutely. Yeah. So there is another interesting initiative, which is Pakistan Foundational Learning Hub, and it is in collaboration with the UK's Foreign Office and World Bank. So what is that, if you could just explain?
Yes, for us? absolutely. So the Foundational Learning Hub, which I believe was launched yesterday, it sits within the Federal Ministry of Education and Professional Training. And it brings that focus on getting the basics of learning right. So reading is absolutely fundamental. Basic numeracy, doing small sums, Numbers, that kind yeah. of thing. It's really, really crucial for children in that first stage of education. Because unless you do that foundational learning, how can you ever go on to, do on-the-job learning or an apprenticeship? It's really, really difficult. So the Foundational Learning Hub, again, it's all about getting better data on what's going on in schools in that specific area. So that you can get the right policies in place, both federally and also in the provinces, to make a real difference to children's early education. There is one question, because we don't focus on that area much, even the Pakistani government, as well as I don't know how much the international NGOs or the embassies who are undertaking missions with, missions about strengthening Pakistan's educational policies and educational standards. Teachers training is crucial for any educational level, for Yes. any children, children of any age group. Yes. But we don't have much of our focus on the teachers training. Yes. So you're absolutely right. Teacher training There are is, different programs, is several programs for yeah. children's development, but there are no special programs for teachers training. So I believe there are some programs for teacher training, but it's also about giving teachers the right tools. Believe it or not, even if a teacher maybe doesn't have very much training or perhaps lacks confidence, if you give them the right curriculum and the right teaching tools, all the data shows the kids still learn. So if you have a teacher at the front of the class with the right kind of visuals or teaching methods, then that's half the battle. Kids are still going to learn. That is very important. That is Yeah. very important. Yeah. Thank you, Jo. Thank you for giving us your time, and we hope Do you have any special messages Yes. on today's World Literacy Day? Well, just to encourage all parents to take an interest in their kids' education, and if possible to spend a little bit of time reading with your kids And this every little day. bit of time will make a big difference in the lives of these Absolutely. children. Thank you. Thank you so much for having and me. we hope that this relationship and this cooperation in the field of education Grows. continues and grows. Absolutely. Thank you. Absolutely. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे. उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए. Allah Hafiz. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान.